वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस न्यू चैनल। तो इस चैनल का बेसिक थीम ये है कि ये चैनल है पूरा का पूरा पॉडकास्टिंग रिलेटेड। सो आई कॉल हियर पीपल हु हैव अ ग्रेट स्टोरी, पीपल विद ग्रेट माइंडसेट, पीपल हु आर रियली ग्रेट एट देयर जॉब। मैं ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ, उनका इंटरव्यू लेता हूँ, नॉट एज एन इंटरव्यू, पॉडकास्ट आपको पता ही होगा क्या है। सो उनसे मैं बातचीत करता हूँ, उनकी स्टोरीज जानते हैं हम। And similarly, we also have a Spotify channel. If you're watching this video, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा Spotify का लिंक भी है, Instagram का भी हैंडल है हमारा। और आज के गेस्ट है हमारे मुजाहिद रैली। ही इज़ अ नेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया, national level, and he is also the founder of Ekta Foundations and Ekta Sports Club. Ekta Sport Club is his own sport club and Ekta Foundation is a foundation जहाँ वो गरीबों के लिए स्पेशली दान करते हैं, अनाज देते हैं। अगर आपको भी दान करना है, इफ़ यू वांट to give some money to Ekta Foundations, all the links up and down below. Please my humble request कि आप सब कम से कम 100 रुपये एकता फाउंडेशन को दान करो। There are no profit offers in it. Okay? Enjoy the video. Thank you so much. Thank you for coming here. और so I want to tell everyone कि आप मेरे स्कूल के टीचर थे, आप मेरे को फिजिकल गाइडेंस देते थे। He's been my volleyball coach. हम ZB मैच भी गए थे, वो हार गए थे, वो अलग बात है, मगर हम गए थे एंड ही हैज टॉट मी अ लॉट इन माय लाइफ। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, आपका प्रेशियस टाइम निकाल के। सो ये रूम हमें पुणे सेंट्रल कैफे इसमें दिया। इट वाज लाइक कि हम आए यहाँ पे एंड वी तिलक रोड पे और FC रोड के हमने सारे के सारे कैफेज ढूंढ निकाले कि यहाँ पे हो सकता है, कि यहाँ पे हो सकता है, किसी ने जगह नहीं थी, इन लोगों ने दी थी। तो दैट्स वेरी काइंड ऑफ अस कि मिल गई हमको जगह। तो शुरू करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर हो? यस। आप खेले हो नेशनल? मैं पहली बात तो सबसे पहले एज ए स्पोर्ट्स टीचर, और दूसरी बात आप मेरे स्टूडेंट, तो आप लोगों ने पहली बात तो मुझे यहाँ पर बुलाकर बहुत ही इज्जत दी, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और दिल से मैं आपको सलाम करता हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, पहली बात। दूसरी बात कि इतनी इज्जत देना, ये बहुत से बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कि मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में और मैं मेरे लाइफ में भी हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि लाइफ में जीना कैसा है और लाइफ में रिस्पेक्ट क्या चीज़ है। टीचर्स आपको कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आप लोग बड़े होने के बाद, या आपको कोई भी टीचर्स आपको एजुकेट करता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, तो कभी ये नहीं बताएगा, बोलेगा आप बड़े होने के बाद, आप किसी एक अच्छे बड़े ओहदे पर जाने के बाद, कि हमको आपकी तरफ से महीने को मंथली इतना पेमेंट चाहिए। हर एक टीचर्स का यही मानना है और यही हर एक टीचर कहना चाहता है कि हमारे बच्चे जो है ये मरते दम तक हमारे रहेंगे, स्टूडेंट हमारी है। तो इनके टीचर्स का दिमाग में ये रहता ही है हमेशा कि वो बच्चे आगे बढ़े और वो हमेशा एक बार देखे कि रिस्पेक्ट करे बस। हाँ। कोई पैसा नहीं मांगता कि कोई टीचर किसी को भी, वो बोलते कि आगे बढ़ते जाए और सिर्फ कहीं ना कहीं इतनी सी छोटी सी जगह उनके दिल में, उस बच्चों की, उन स्टूडेंट्स के दिल में टीचर्स के लिए चाहिए। मैं यही हमेशा कहता हूँ कि आपको बार बार भी ये कहना चाहूँगा कि मुझे एज अ होम, मेरे स्टूडेंट या एज ए मेरे जितने भी टीम है तुम्हारी, तो उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। तो मैं जब से मुझे कॉल आया तो मैं एक्चुअली में मैं एकदम ये था कि इतनी इज्जत भी मिल सकती है कि बच्चों की तरफ से मुझे, तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और मैं और एक टाइम मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, खासकर ओम तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मेरे को अभी भी याद है हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। सो PT थी और मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था और मैंने बहुत जम के मार गई थी, आई रिमेम्बर। सर, आपका गुस्सा बहुत तगड़ा है, मगर यू टोल्ड मी कि आप अभी गुस्सा कंट्रोल करते हो। कैसे करते हो? करता हूँ मतलब कुछ मैं मजहबी तौर पर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, रिलीजियस मेरी। तो एज एक इस्लाम धर्म को मानने वाला मैं और एक मुसलमान, उसमें कुछ जैसे कि हमारे में ऐसा नहीं कि मैं कोई दूसरी मज़हब को या कास्ट को मैं बुरा भला बोलता हूँ या कुछ है, सबको मालूम है। तो हर एक का अलग अलग है मज़हब, हर एक जन अलग अलग, कोई फॉलो करता कोई नहीं करता। तो मैं हमेशा, मैं गुस्से वाला हूँ,
अभी से नहीं, बचपन से ही हूँ, पैदाइशी। तो उसमें लेकिन मैं कंट्रोल, इसलिए कंट्रोल ऐसा होता है मुझे कि मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक ये है मंत्र जिसको बोलेंगे। अच्छा। जैसे में गीता में भी रहेगा, हिंदू मज़हब के अंदर तो कुछ है, ये चीज़ों को हम लोग फॉलो नहीं करते, तो मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली, गुस्सा मतलब क्या है, शैतान है। गुस्सा मतलब क्या है, शैतान है। वो शैतान को दूर करने के लिए एक कुरान में आयत है जो ईश्वर ने बताया है, कुरान के थ्रू हमको बोला है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि मैं पनाह चाहता हूँ शैतान, मरदूद शैतान से। तो ऐसा है। और हर प्रार्थना में मैं दुआ करता हूँ कि मुझे सब्र दे, ताकत दे, हिम्मत दे ईश्वर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ। मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं, अच्छा हुआ ये सवाल पूछा, मेरे बहुत से दोस्त लोग हैं, शोलापुर से हैं और फिर पूना के हैं, और जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, जो मेरे लाइफ में चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, जो पूना शोलापुर में भी थे और अभी इधर जॉब्स के लिए यहाँ पे आए, तो उन्होंने मुझे देखा है उस टाइम, बचपन से लेके मैं कॉलेज तक, 10th तक, 11 12 तक, कॉलेज में या मेरे स्पोर्ट्स के जो भी करियर हुआ है मेरा स्पोर्ट्स में, मैचेस के अंदर, तो देखते थे कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ, तो वो बात करने को भी कतराते थे मुझे पहले। तो फिर आज मुझे देखते हैं ना, तो मुझे बोलते हैं कि एज ए स्पोर्ट्स टीचर, एज ए फिर एक मुजाहिद भाई के, तो बोलते हैं मेरे को, हमेशा मिलते हैं तो बोलते हैं मुझे कि मुजाहिद सर, बोले आपका पहले का मुजाहिद जो शोलापुर का था और आज का जो पुणे का मुजाहिद है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे वो ताकत दी सब्र करने की, और इसकी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी करने की कोशिश करता हूँ। जब तक हम लोग अपने आप को बदलेंगे नहीं, हम लोग पहल नहीं करेंगे, कदम नहीं उठाएंगे खुद से बदलने के लिए, तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते। ये मेरा ऐसा मानना है। आई सी कि आप भगवान में बहुत मानते हो। बहुत ज़्यादा, वही वो है तो हम हैं। क्या आप ऐसा मानते हो कि अगर भगवान है तो भूत भी है? भगवान है तो शैतान भी है। या आपने एनकाउंटर किया है ऐसा कुछ इविल? शैतान मतलब कैसा है, इसके बोलने का मतलब है शैतान होते हैं, जैसे जिन्नात है, जिन वगैरह, ये तुमको समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन कुछ किताबें आप पढ़ेंगे इस्लामी तो उसमें समझ में आएगा। जिन है, जिन, शैतान है। शैतान भी क्या था, एक बहुत अच्छा फरिश्ता था अल्लाह की तरफ, अल्लाह के पास जब जन्नत में रह रहा था, तो उसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने उसको नीचे भेज दिया ज़मीन पे। फिर वो मरदूद हो गया, शैतान मरदूद हो गया। क्यों? किसके बिहाफ में? कि उसने सिर्फ खुदा का हुक्म नहीं माना। तो शैतान है, जिन्नात है, ये चीज़ हम मानते हैं। शैतान क्या है? शैतान अंदर के वसवसे को बढ़ाता है। हमारे आजू बाजू है तो सब, कोई किसी शक्ल में रहेगा, कोई किसी शक्ल में रहेगा, हम देख नहीं सकेंगे उसको, लेकिन है। ये मेरा व्यू है। और शैतान कैसे है, अंदर की जो बुरी चीज़ें हैं वो करवाता है अपने, तो समझो कि अपने अंदर शैतान हावी हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग अपने मजहबी तौर तरीक़ों पर फॉलो करें, अपने बड़ों से, मतलब जो बड़े हैं अपने मजहबी लोग, तो उनसे कांटेक्ट में रहें हमेशा, अपने मज़हब को फॉलो करें, तो ये शैतान ये चीज़ों से हम लोग दूर रहें, तो लाइफ अपनी जाएंगे अच्छे से। सर मेरे को याद है जब हम मैचेस को गए थे, तब आप मुझे आपकी स्टोरी, हॉकी की स्टोरी बता रहे थे कि आपने कैसे शुरू किया, कैसे कहाँ पहुँचे, मगर बीच में ही मैच के लिए हमारा कॉल आ गया हमको, और हमको बात बीच में काटनी पड़ी। मगर आज हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप स्टार्टिंग से सुनाओ ना कि आपकी कहानी शुरू कहाँ से हुई, आपको हॉकी पसंद कैसे आया? मैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा, मैं अगर कभी मेरी कहानी बोलने के लिए बैठूँगा तो मैं रियल में बोल रहा हूँ मैं कि मेरे ऊपर एक पिक्चर बनेगा। सर बना दो अभी, डायरेक्ट कर दो। तो मैं शॉर्टकट में मेन जो पॉइंट्स बताऊँगा आपको। पहली बात तो मैं 6th क्लास में था, 6 में था, तो 6 के अंदर फिर हमारे स्कूल में वैसे ही, मतलब जैसे मैं अभी हमेशा करता हूँ स्कूल में कि टीम सिलेक्शन करना है, बच्चे आ जाओ, सिलेक्शन होगा फिर टीम बनेगी, ऐसा। तो स्कूल में भी मेरे चल रहा था। मैं एक्चुअली भी मैं पढ़ा हूँ एम ए पानगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल, वहाँ से उर्दू मीडियम से। मेरा 1st to 10th हुआ है उर्दू मीडियम से, 11 12 मराठी मीडियम, और फिर ग्रेजुएशन हुआ है मेरा BA उर्दू मीडियम से, MA हुआ है मेरा
MA हुआ है उर्दू मीडियम से, पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके। और 11वीं मैंने मराठी मीडियम से। अच्छा। फिर मैं टीचर्स का जो मैंने BPED का कोर्स कर रहा था, टीचर्स बनने के लिए, जिसको BEd भी बोलते हैं, BEd कर रहा था मैं, तो वो भी शोलापुर से किया मैं, वो भी मराठी मीडियम से। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मराठी भी आता है, हिंदी भी आता है, इंग्लिश मैं थोड़ी समझ सकता हूँ लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत आती है। हाँ। लेकिन मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं ट्राई करते रहता हूँ हमेशा अच्छा बोलने की। तो वहाँ से ये स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उर्दू मीडियम से। तो स्कूल में 6 में था जब ऐसे ही मैचेस के बच्चे सिलेक्शन करने के लिए बच्चों को सर ने बुलाया था, तो मैं भी जब गया स्कूल छूटने के बाद ग्राउंड पे, तो हमारे सर थे, उनका नाम आज भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, मोहम्मद अली सर करके। बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, उस्ताद जिन्होंने अभी तक मुझे सिखाया बचपन से लेके आज तक। तो वो सर से मैं पूछा, तो सर मेरा हाइट जब कम थी तो सर ने मुझे निकाल दिया था, नहीं तुम्हारी हाइट कम है, जाओ तुम नहीं खेल सकते थे। तो मैं घर पर आया, फिर घर में रोया बहुत मम्मी के सामने, फिर खाना नहीं, कुछ नहीं। फिर मेरे पापा काम से आने के बाद तो बोले खाया कि नहीं मुझे, तो अम्मी बोले मैंने नहीं खाया, मैं रो रहा बहुत आने के बाद स्कूल से। क्यों? तो आपको बोले क्या ऐसा आपको को बोला मैं कि ये चीज़ हुआ है मेरे साथ, मुझको जाना है हॉकी में। तो अबू बोले ठीक है, मैं फिर सुबह में आते हैं स्कूल से। तो मेरे अबू जब सुबह में आए मेरे साथ, फिर स्कूल में टीचर्स को मिले। अभी वो स्कूल जो था मैं जहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मेरे अबू के भाई का ही स्कूल। अच्छा। तो मेरे रिलेटिव्स का था स्कूल, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो फिर हमारे चेयरमैन साहब, मेरे चेयरमैन जो थे मेरे अबू के भाई थे, मौसी के लड़के, खाला के लड़के। तो फिर अबू टीचर को मिले जाके, और मेरे अबू को तो सब लोग पहचानते थे टीचर लोग को। तो वो बोले नहीं अबू का नाम लेके बोले कि ठीक है हम लेते, टेंशन मत लो तुम, लेंगे कहते। तो सर को मिलने के बाद सर बोले ठीक है मैं लेता हूँ। अबू ने मेरे बोला वो अच्छा करता है तो लो, एक बार चांस दो उसको, अगर नहीं करता तो डेफिनेटली इसको बाहर निकाल। हाँ। तो फिर मैं गया, जब फिर मेरा रनिंग वगैरह मैं 100% दिया, रनिंग मेरा एक स्पीड अच्छा था। फिर जब ड्रिबल वगैरह करने के लिए लगाए तो मुझे तो मैंने ड्रिबलिंग वगैरह भी अच्छा किया। तो उस तरीके से मेरा टीम में एंट्री हुआ स्कूल के, और जब से लेकर मैं पूरा आज तक मैं एज अ हॉकी प्लेयर के नाम से जाना जाता हूँ शोलापुर में, एज ए हॉकी प्लेयर, अच्छा हॉकी प्लेयर करके। मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता और कम भी नहीं समझता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है। तो मैं खुद के लिए मैं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह भगवान ने मुझे अच्छा बनाया, तो मैं भगवान का लाखों करोड़ों एहसान मानता हूँ। और इस तरीके से मैंने 6 में मेरी स्कूल का शुरू हुआ है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर 11th में जब आया तो मैं हमारी क्लब निकला, एक हॉकी क्लब करके, तो वो ज्वाइन किया मैं। हम 4-5 दोस्त लोग बना के, एक सर थे हमारे इस्माइल पाटनीकर सर, उनका भी नाम लेना चाहूँगा, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है उनको आगे लाने में। इस्माइल पाटनीकर वो एक TC थे, रेलवे के अंदर वो क्या बोलते गार्ड थे, और रेलवे ग्राउंड थे शोलापुर में। तो वहाँ पर उनको भी शौक था खेलने का सर का। तो हम 4-5 दोस्त लोग बचपन के हम खेलते थे 11th में, तो शौक था हॉकी का, तो हम खेलने जाते थे प्रैक्टिस को शाम में। 3-4 लोग, पहले 2 जन, फिर एक ने मुझे बुलाया, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, ऐसे 5-6 दिन तो रोज़ प्रैक्टिस करते थे रेलवे ग्राउंड। तो वो सर भी आए एक बार, अरे तुम कहाँ के है, किधर के हैं, कहाँ पे रहते हो? तो हमने ऐसे हमारा डेफिनेशन पूरा डिटेल दिया। तो ठीक है बोले मैं भी आऊँगा, फिर हम बढ़ो। तो 6-7 से हमारी जो शुरुआत थी, हम फाउंडर मेंबर थे, हम काम करते प्रैक्टिस करते करते वो सर ने वहाँ पर फीस जो था उधर कुछ फीस लेते थे नहीं हमारे से, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो ग्राउंड का भाड़ा जो था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, रेलवे ग्राउंड आज भी है, तो उस ग्राउंड का भाड़ा रेलवे से उन्होंने कम कराकर वो खुद पे करते थे उनके पेमेंट में, और खुद के पैसों से उन्होंने हम सबको स्टिक, हॉकी स्टिक लेके आए, जर्सी वगैरह सब हमारे को इतना सपोर्ट किया। अगर उस वक्त में हमको देखने के बाद इतने शोलापुर के जितने भी हॉकी प्लेयर्स थे तो हमारे ग्राउंड पे आते थे, एट ए टाइम 100-100, 150 प्लेयर रहते थे शाम की प्रैक्टिस में, सुबह की प्रैक्टिस में। तो इतना क्रेज आया था वो एकता हॉकी क्लब की वजह से कि पूरे शोलापुर में हॉकी हो गया था। फिर अगर वो, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर वो ग्राउंड मुझे उस वक्त में, उस टाइम पे हमको कभी नहीं मिलता था तो हम अच्छे प्लेयर नहीं बन सकते। तो इसके लिए मैं वो हमेशा उस सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जितने भी मेरे सर, हमें पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वो जो भी सर है, जो पीक टाइम में जो हमको वक्त पर साथ दिए वो सर, मतलब हॉकी स्टिक इक्विपमेंट से लेकर ग्राउंड, मेन तो ग्राउंड का ही मसला था, ग्राउंड नहीं मिला हमको।
तो ऐसे करते हुए इतना फिर हम मैचेस क्लब वगैरह, हमारा क्लब इतना मशहूर हो गया था महाराष्ट्र लेवल पर, एक तो हॉकी क्लब करके शोलापुर का, तो कहाँ कहाँ गुलबर्गा, इचलकरंजी, फिर नांदेड़, इस्लामपुर, चंद्रपुर इधर वगैरह सब जा के खेल के आते थे। हालांकि कहा अगर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जीतते थे, लेकिन धूम रहती थी, अरे बहुत अच्छा खेल, पासिंग इनका डेयरिंग इनका सब एकदम अच्छे से खेलते हैं प्लेयर लोग। ऐसे भी हैं, दूसरे भी सर थे जरार कुरैशी करके, वो डिस्ट्रिक्ट कोच थे शोलापुर के, हॉकी के, गवर्नमेंट के थे, तो उनका भी हमने बहुत नाम किया। ऐसे इधर इधर हर जगह जाकर खेल खेला, तो नाम उनका तो था, लेकिन हमारे भी नाम बहुत हुआ कि एक अच्छे प्लेयर है ये सबको। तो एक तरीके से फिर दूसरी बार वही रेलवे ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ था रेलवे की टीम में। वो जो 5 हम दोस्त लोग थे, उनका ही सिलेक्शन हुआ था, पूरे बच्चों को बुलाई थी वो रेलवे के लिए, रेलवे की टीम से रिप्रेजेंट करना था। तो रेलवे का टीम ऑलरेडी था, तो उसमें से कुछ प्लेयर कम पड़ते थे, तो उनको उन्होंने एक कैंप भराया वहाँ पर। वो कैंप में से कम 50-100 बच्चे आ गए थे, उसमें से सिर्फ 5-6 जन को लेना था उनको सिलेक्शन का। तो उस 5-6 जन में हम 5 जन का नाम था। वाह, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद हम वहाँ पर शोलापुर से गए झांसी खेलने के लिए रेलवे की टीम से। तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली हमको कि पूरे इंडिया लेवल के प्लेयर थे, सब उनके साथ खेला हमने, और वहाँ से जो सीखे बहुत ज़्यादा। हमारे जीते उस मैच में? हार गए, इंडिया प्लेयर से कौन जीतेगा। लेकिन हम तो जब यंग थे 11th-12th में, लेकिन उस टाइम पे हमको इतना सीखने को मिला वहाँ पे। तो पहली बात तो ये इतना बड़ा नसीब हमारा कि इंडिया प्लेयरों के साथ हम खेल रहे, ये सब में बड़ा हमारा बात बड़ी है, बहुत बड़ी बात। और जो भी जिससे साथ भी मिल रहे हैं, हम तो इतना अच्छा पोलाइटली हमसे बात कर रहे हैं और सब बता रहे ऐसा खेलना है, ये प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो वहाँ से ट्रिक्स वगैरह सब लेने के बाद जब हम शोलापुर वापस आए, 15 दिन का टूर था हमारा, तो इन्जॉय भी इतना किया उधर। वहाँ से आने के बाद फिर हम जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जब जो वहाँ से सीखे या आकर हमारे जो जूनियर्स थे हमने उनको सिखाया, ऐसे टैकल करना है, ऐसे ड्रिबल करना है, ऐसे डॉच करना है। वो सर ने ऐसा बताया। आप टीचर बन गए। अजीत लाकरा सर से के साथ खेले, सुबोध खांडेकर इंडिया कैप्टन, वाह, सुबोध खांडेकर उनके साथ खेले, अजीत लाकरा सर के साथ, सुबोध खांडेकर सर के साथ, उसके बाद हसरत कुरैशी सर के साथ, जमशेद खान सर के साथ। ऐसे सब ओलंपिक प्लेयर, इंडिया प्लेयर जो इंडिया को ऑलरेडी वो इंडिया में थे जब खेलने के लिए, ये सब लोग जिनके मैं नाम गिनाए हैं, ये सब रहने वो तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है ना, अल्लाह ताला उसमें इंसान का एक विदिन सेकंड बोलते ना, ऐसा हाइक होता नाम। अगर अच्छा खेला तो अच्छा, सही तरीके से टैलेंट होगा। सर ये हो गई स्पोर्ट्स की अच्छी बात कि टैलेंट होगा तो सफलता है। बुरी बात क्या है यार? बुरी बात तो बोल नहीं सकते, बुरी बात तो है नहीं मेरे हिसाब से। बुरी बात क्या हिसाब से बुरी बात? पैसे, रिश्वत? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जो ईमानदार इंसान है, जो ईमानदार स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स की ही बात नहीं, जो कोई इंसान ज़िंदगी में ईमानदारी से काम करता है, सिर्फ उसी भगवान को डरता है। अपना जो ड्यूटी है उसने ईमानदारी से निभाया, तो चाहे वो भले पैसे कम कमाए, लेकिन उसको इज्जत करोड़ों की मिलेगी। ये मेरा ऐसा मानना है। आज वो जो चीज़ पर हूँ मैं, आज अभी आप लोगों ने मुझे बुलाया, कुछ सोच समझ कर ही बुलाया रहेगा, मेरे से मोहब्बत है करके बुलाया। अदरवाइज मैं ईमानदारी से आप लोगों को नहीं सिखाता था स्कूल में, मेरा एफर्ट नहीं लगाता था कुछ भी। मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आप लोगों को सब मालूम है। स्कूल में मैंने कितना बच्चों के साथ लड़ता हूँ, बच्चों को किस तरीके से समझाने की कोशिश, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, मैं ज़िंदगी का क्या है वो भी मैं 2 राय बताने की कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी जीना कैसा है। ये तो खेल अलग बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। ईमान, मेरा मानना ऐसा है, हर कोई चीज़, चाहे झाड़ू मारने वाला काम हो, चाहे झाड़ू मारने वाला भी काम हो, हमने ईमानदारी से किया, सिर्फ कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा। वो रोज़ी हमको हलाल की चाहिए, हराम की नहीं चाहिए। मैं झाड़ू मारने वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब वो एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्कूल में ही काम करता हूँ, ठीक है, एज ए टीचर, लेकिन मैं आराम में पीरियड को जाना नहीं, मैं पीरियड अटेंड नहीं कर रहा मेरे, या तो फिर मैं तुम्हारे बच्चों को, मेरा जो भी ड्यूटीज़ है मैं पूरी तरीके से नहीं कर रहा आपको, तो मेरी वो जो सैलरी है महीने भर की वो हराम की होगी, क्योंकि मेरा 100% मैंने नहीं दिया, और उसका खामियाजा हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो समझ में नहीं आएगा। इंसान ये चीज़ों से, बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी बोल रहा हूँ मैं, जो ये चीज़ों को है ना समझते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे वालिदैन, मेरे फादर मदर, मेरे घर के बड़े लोग जो भी, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं,
छोटी बहनें हैं, भाई लोग हैं। साथ में ऐसे जो था हमारे कुटुंब के अंदर, तो सब वेल एजुकेटेड, सब अच्छे पढ़े लिखे, मजहबी, सब इस्लाम क्या बोलता है वो सिखाने वाले। तो वो चीज़ को मुझे भर भर के दिया है घर वालों ने कि बेटा ये ज़िंदगी ऐसी जीना है, ज़िंदगी ऐसी जीना है, किसका बुरा नहीं सोचना है, सब ईमानदारी से काम करना है। तो आज मैं वही करता हूँ मेरी ज़िंदगी में, ईमानदारी से। चाहे मेरा स्पोर्ट्स स्कूल का हो एज ए स्पोर्ट्स टीचर, या मेरी एकेडमी है एकता स्पोर्ट्स एकेडमी कोंडवा में, वो हो। और ये बात बोलना भूल गया है, वो जो स्पोर्ट्स का जो सर थे हमारे इस्माइल पाजनी का सर, जिन्होंने एकता हॉकी क्लब शुरू किया था कहाँ पे, रेलवे ग्राउंड, तो वो वही मैंने पूना में वही नाम से शुरू किया है, एकता स्पोर्ट्स एकेडमी। ये मैंने कुछ एक छोटी सी कोशिश की मेरे सर को कुछ मेरे तरफ से देने के लिए, एकता स्पोर्ट्स एकेडमी। और दूसरी बात ये है, उसी तरीके से एकता स्पोर्ट्स एंड सोशल फाउंडेशन करके मेरे एक संस्था भी बनाई मैंने वही नाम से। तो उसी तरीके से सामाजिक कार्य भी करता हूँ मैं कोंडवा के अंदर, पूना के अंदर। और प्लस एज अ स्पोर्ट्स के एकेडमी के थ्रू वो भी बच्चों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, फिजिकली फिट रखने की कोशिश करता हूँ हर एक पूना में हर एक को। और स्कूल में भी एज ए स्पोर्ट्स टीचर काम करता हूँ। तो मैं मेरी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, चाहे पेमेंट चाहे सैलरी कम रहे, लेकिन मैं ईश्वर का बहुत ऐसे शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी करोड़ों अरबों रुपये की इज्जत जो लोगों को पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती, जो अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी इज्जत बख्शा अल्लाह ताला। सर स्टोरी पे फिर से चलते हैं, जान नहीं छोड़ा, फिर से कंटिन्यू करो स्टोरी। हाँ, तो 10th हुआ, 12th हुआ। 10th में सर आपकी गैंग वाली स्टोरी जहाँ पे आप गुस्से वाले थे। उससे वाली बात बोली तो पहली बात तो कैसा है, हम कहीं ना कहीं कभी गलत तो मैंने कभी बोला नहीं किसको गलत, हमने कभी किसी को मारे वगैरह नहीं कुछ ऐसा। तो स्कूल में जब स्पोर्ट्स में थे तो एक रुबाब अलग ही रहता है स्पोर्ट्स में, स्कूल के हद तक या कॉलेज के हद तक आप बोलेंगे ना सब लोग, तो कोई भी हम स्पोर्ट्स वाले करके छाती चौड़ी रहता है, 56 इंच का छाती हो गई सब स्पोर्ट्स के लिए। और स्पोर्ट्स के वजह से वो स्पोर्ट्स के बच्चों को पूरे स्कूल के हो या कॉलेज के हो हर एक टीचर पहचानता है, इवन हर एक बच्चे पहचानते हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स वाले हैं। तो हमारे वक्त में जब घूमते थे और सुबह प्रैक्टिस, शाम प्रैक्टिस, उसके बाद फिर कॉलेज में आते थे तो कभी परेड अटेंड किया नहीं किया, और वैसे आके न बुक रहता था न कुछ रहता था पेन पे, आगे सिर्फ आगे क्लास में बैठते थे। मतलब गर्ल्स भी थे हमारे क्लास में सब, तो उनके पास से दोस्त थे हमारे फ्रेंड, उनके पास से पेज निकाल के लिए या पेन लिए वही नोट्स लिखते थे, रैप करके सिर्फ खिस्से में डाल के निकलते। तो पढ़ाई भी करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे, लेकिन जब वो मैचेस के झगड़े की बात है, गुस्से वाली बात, तो सब मैचेस में होते थे ये सब ज़्यादा। मैच होता था कोई अपोनेंट टीम के साथ, तो मैच में तो थोड़ा उमड़ा तो उमड़ी चलती रहती। तो लेकिन मेरा दिमाग ऐसा था कि कोई ऐसा कुछ करा कि सीधा मैं मारता हूँ, हॉकी स्टिक वगैरह, वो अलग बात है कि बहुत झगड़े हो गए, पुलिस तक आती थी हमारी झगड़े में। कोई एक डिस्क्राइब करो ना। एक मैच में फाइनल मैच था हमारा, लेवल यूनिवर्सिटी के मैचेस थे। अच्छा, यूनिवर्सिटी के मैचेस में मतलब जोनल था वो, जब मैं BA सेकंड या थर्ड में था शायद। तो फाइनल था संगमेश्वर कॉलेज के साथ, और हमारे सोलापुर में बहुत नामचीन कॉलेज है संगमेश्वर कॉलेज। तो वहाँ पर उनका हमारा बहुत 36 गोले जो एकदम ऐसा आता तो ठीक है सामने होते थे एकदम उनके साथ में, और जीतते थे हम। तो उसमें फिर मैच शुरू हुआ हमारा, एकदम टफ मैच चालू था हमारा। तो पूरी पब्लिक आगे, पूरे ग्राउंड पे पूरी पब्लिक, उनकी भी पब्लिक, वो कॉलेज की, हमारी भी पब्लिक, सब दोस्त लोग, पूरे पेरेंट्स वगैरह सब। और ये हमारा ये साइड में था कोर्ट, और सामने के साइड में उनका था, मतलब टॉस जीतने के बाद हमने वहाँ पर अटैक करने का ले लिया। वहाँ पर हम अटैक कर रहे थे, जिस वो उनका जो गोल पोस्ट था उसके पीछे मेरे फादर बैठे हुए थे देखते स्टेडियम में। तो खेलते खेलते मैं फॉरवर्ड खेल रहा था, फिर फॉरवर्ड भी खेलता था, कभी पीछे भी खेलता था, मैं आगे पीछे खेलता था सब ग्राउंड में। तो मैं 2-3 मरतबा लेके गया, तो उनके प्लेयर ने, डिफेंडर ने मुझे 2-3 मरतबा टैकल किया और मारा। वो समझ सकते कि हम कैसा मारा उसको।
तो फिर मैं भी ढकेलते, फिर नेक्स्ट टाइम में सब 4th टाइम 5th टाइम में खेलते खेलते फिर वहाँ पर गया अंदर डी के अंदर बॉल लेके, तो उसने मुझे धक्का मारा। तो मैं जब ऑलरेडी मैं गुस्से में था और इक्वल हुआ था हमारा गेम, 1-1 पे थे स्कोर। तो मैं था गुस्से में, फिर मैंने उसको गिराया, मैं भी उसको कोनी से मार के नीचे गिराया। नीचे गिराने के बाद वो उठ के फिर मेरे को ढकेल दिया जोर से, तो मैं गिर गया ऐसा नीचे। गिरने के बाद मैं स्टिक उठा के सीधे उसके सिर पर डाल दिया, मैं सीधा पीठ पे उसके। डालने के बाद फिर उसके 2-3 जो साथ वाली थी उन्होंने आके एक साथ मेरे को ढकेल दिया नीचे। तो मैं गिर गया नीचे से। मैं गिरने के बाद मेरा स्टिक एक जगह गिर गया, मैं नीचे गिरा ज़मीन पे। जब तक फिर मेरे हमारे सब दोस्त लोग आए थे, तो मेरे अब्बू वहाँ से पीछे से उठ कर आए, फिर वो दोनों तीनों को मेरे अब्बू ने मारा। बाप रे। तो फिर मैं उनको दोस्तों को बोला, पहले मेरे मोहल्ले के दोस्त भी थे, बचपन के दोस्त लोग, चाइल्डहुड फ्रेंड मेरे जो गली के थे, गली मोहल्ले के, वो भी आते बोले, और भाई भी थे बड़े वगैरह। उनको बोले पहले अब्बू को लेकर तुम बाहर जाओ, कॉलेज का मामला है, हम सुलझा देंगे तुम। हाँ। तो उनको ढकेल के बाहर लेके गए अब्बू को हमारे। फिर जब हमारी जो फिर मैं जब तक, और एक्चुअल में जब मेरे अब्बू नहीं आते थे तो हकीकत में मैं नहीं जिंदा रहता था। तो उतने खतरनाक तीनों ने स्टिक घुमाया था मेरे साथ पे, मैं जब नीचे गिरा हुआ था। मेरे अब्बू ने बीच में आगे से पकड़े थे, मैं पीछे था उनके पीछे। वो होने के बाद फिर वो हो गया मैच। फिर मैं उठने के बाद फिर मेरे पीछे पूरी हमारी पब्लिक, जितने भी हमारे फैन थे, सब लोग आके इतना मारे उनको। फिर जब मैं वो गोलकीपर वगैरह था, उसको फिर सर में स्टिक, उसका गोलकीपर मारूँ तो कहाँ मारूँ, मैं गुस्से में था, किधर मारूँ, सब पैक है। नेक है उसका, पूरा हेलमेट है, ग्लव इधर है, चेस्ट पैड है नीचे, गार्ड वगैरह सब जगह से पैक है, मारने का किधर। तो फिर मैं गुस्से में क्या करा, उठा के खड़ी स्टिक सर में डाला उसको, तो हेलमेट उसका 2 टुकड़े हो गया। अरे बाप रे, ये जोर से मारा, कड़क होता है ना हेलमेट वो। हाँ। तो वो 2 टुकड़े हो गए थे, तो समझेगा फिर मैंने कितनी जोर से मारा। जब उसको लगा था तो खून भी शुरू हो गया था उसको। तो उसको नीचे गिरा के फिर सब जन को मारे थे हम लोग, पुलिस वगैरह आई। फिर हमारे सर थे, वो सौदागर सर करके, आज वो पुणे में रहते हैं। तो उन्होंने फिर वो जो पुलिस वगैरह थी उनकी गुस्सा करके उनको बाहर हटाल दिए थे, पीआई को, क्योंकि तो उनकी वजह से वो नौकरी पे लगा था, वो पीआई। तो बोलने का मतलब भाई गुस्सा है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, गुस्सा शैतान का भाई है। तो गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। गुस्से से फ़ायदा किसी का नहीं है, गुस्से से नुकसान ही है सबका, सामने वाले का भी और अपने खुद का भी नुकसान। तो गुस्सा नहीं है, हाँ जहाँ पर गुस्सा आना चाहिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ लिमिट के लिए आना चाहिए। जैसे कि स्कूल के अंदर मैं गुस्से में आता हूँ, मेरे दिल से नहीं रहता है, लेकिन वो मेरा ड्यूटी है कि मुझे वो गुस्सा मैं जब तक नहीं बताऊंगा कि बच्चे जो चीज़ गलत कर, हाँ, जो गलत चीज़ करे ना, उसको फिर वो छोड़ेंगे नहीं करने का। तो कहीं ना कहीं दहशत चाहिए, जो आज मैं रखने की कोशिश करता हूँ स्कूल में। मैं दिल से, मैं कि कोई भी टीचर दिल से किसी का वैसा बुरा चाहते नहीं कोई, वो उनका ड्यूटी है, वो उनका फ़र्ज़ है। तो वो चाहते हैं कि पेरेंट्स इतने पैसे देकर बच्चे पढ़ा रहे यहाँ पर एजुकेशन देने के लिए, तो बच्चे अगर कुछ गलत काम करेंगे तो फिर वो हमारा ड्यूटी है कि हम उनको सुधारें। पहली बात तो माहौल से ही सुधरते बच्चे, घर के माहौल से। दूसरी बात, दूसरा घर कौन सा है उनका, स्कूल है। तो स्कूल में फिर हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे बहुत से, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना ईमानदारी से काम करता हूँ, या कोई भी टीचर काम करता है, और पूरे मेरे स्कूल के बच्चों को मालूम है। इवन मेरे पेरेंट्स तक मुझे फ़ोन करके बोलते, कुछ भी रहा तो आज भी मुझे मेरे पेरेंट्स कॉल करके बोलते। आज सुबह भी मैं आने से पहले मुझे 3 पेरेंट्स के कॉल थे। छुट्टी के दिन भी मैं मेरा 100% देने की कोशिश करता हूँ, पर भी मैं थोड़ा निगलेक्ट करता हूँ कि यार छुट्टी है आज तो भी, मेरे भी परिवार को टाइम देना चाहिए मुझे। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब मेरा मानना है कि अपनी ईमानदारी से काम करना है बस। लाइफ में किधर भी रहो, दुनिया के कोई भी कोने में रहो, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ईश्वर भगवान अल्लाह अपना देख रहा है मुझे बस। कोई मालिक नहीं देख रहा है अपना, कोई ओनर नहीं, भगवान देख रहा है अपनों को, ईश्वर देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। वो चीज़ सोच कर हम लोग काम करना चाहिए ईमानदारी से। जब जाके वो पेमेंट, वो सैलरी मिलेगी तो अपने घर में सुकून रहेगा, घर में बीमारियों का जड़ नहीं रहेगी। चाहे वो 5,000 रुपये हो, 5,000 रुपये भी कमाने वाले महीने को भगवान उसको खिला रहा है खाना,
50,000 रुपये भी कमाने वाला है, उसको भी खिला रहा है। लेकिन वो ईमानदारी का फ़र्क है, हलाल और हराम की रोज़ी का। अगर रोज़ी हलाल की है, अच्छी है रोज़ी, वो ईमानदारी की है, तो वो 5,000 भी उसके 50,000 के बराबर है। अगर तुम 50,000 रुपये कमा रहे और वो हलाल की रोज़ी नहीं है, 50,000 में तुम एक महीना काम 15 दिन काम करे, 15 दिन कुछ भी डावाडोल करके ऐसे तुम काम नहीं करो, तुम्हारी तो पेमेंट आ रही 50,000, लेकिन वो 50,000 में से तुम्हारे 40,000 रुपये दवाखाने में चले जाएंगे। ये बीमारियों का जड़ है, किसी न किसी एक्सीडेंट होगा या कुछ तो कुछ होगा। तो इसके लिए ये चीज़ों को बिलीव नहीं करने का, इसको लोग आज की डेट में क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क है, कैसे एड़ा बनाया उसको। ये एड़ा नहीं, बेवकूफ़ हम बनते, लोग नहीं बनते, बेवकूफ़ हम बनते। क्यों? क्या हम लोग उनको धोखा दें। आज लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे को धोखा दे के क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि मैंने उसको एड़ा बनाया, कैसा उसको, ये वो एड़ा नहीं बना, वो तो बेचारा बोला था, उसको तुमने धोखा किया उसके साथ। धोखा करके पैसे कमाना अच्छी बात है क्या? हाँ, सही। धोखा करके कभी पैसे कमा नहीं सकते। हाँ, कमाने तो बहुत कमाते, लेकिन वो कैसे, किस तरीके से जाएगा तुम्हारा दवाखाने में, एक्सीडेंट में, गाड़ी का कुछ हो गया, बच्चों को कुछ हो गया, बीवी को कुछ हो गया, माँ बाप को कुछ हो गया, ये हम लोग समझ नहीं सकते। बोलने का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं सोचता कैसा हूँ कि ईमानदारी, बस अपनी ईमानदारी को लाइफ में हमेशा सच बात करो। इतनी भी प्रॉब्लम आने तो बड़ी सी भी सच बात करो बस। कितनी बार तुम नहीं करेंगे, तुम सच बात कर रहे, तुमको मालूम है, भगवान को मालूम, ठीक है मेरे को बोल रहे सच बात, लेकिन मैं नहीं मान रहा आपकी बात, लेकिन वो बैठा हुआ है ना ऊपर। हाँ, ईमानदारी से काम करो, सच बात करो, लाइफ तुम्हारी मुश्किलात आएंगे तो उसके बाद राहत भी मिलेगी, मुश्किलात भी आएंगे तो साथ में राहत भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं है। लाइफ में बहुत, लाइफ अच्छी गुजारने का है तो सीधा सीधा अपने सच बात करना है हमेशा, और ईमानदारी से जहाँ कहीं भी काम कर रहे हो दुनिया के किसी भी कोने में, ईमानदारी के साथ काम करना, और ये सोच के काम करें भगवान मुझे देख रहा है और मुझे ये सही पैसे चाहिए, सही हलाल की रोज़ी चाहिए, हराम की कमाई नहीं चाहिए। सर अभी जेन जी चालू है, मतलब आप जो आपकी जनरेशन थी वो भी जेन जी को ही आ रही थी, अभी मॉडर्न टाइम चल रहा है। तो जो स्कूल के बच्चे होते स्पेशली, उनमें लड़का लड़की रिलेशनशिप ये बहुत चलता है। सॉरी अगर आपको ऑफेंसिव लग रहा होगा तो, नहीं, मगर ये बहुत चलता है। तो क्या ये सब इस एज में गलत है, और क्या आपने ये सब किया है, एंड हैव यू एक्सपीरियंस एनीथिंग सर जिससे आपको लगता है कि ये गलत है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा हो आपने। आज की जनरेशन की मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बोलने का आपका, कि लड़का और लड़की साथ में बैठना है, उठना है या घूमना है। हमारे टाइम पे ये सब नहीं था। मतलब तो आज की डेट में ये सब मोबाइल के वजह से पहली बार जो इंस्ट्रूमेंट मिला है हमको। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, दोस्त है, लेकिन उसकी एक इमेज, एक लिमिट है, एक एज है। और अभी ऐसा धार्मिक हिसाब से बोलेंगे तो कोई भी धर्म में बोलेंगे कि साथ में उठना नहीं बैठना नहीं लड़कों का। इस्लाम में तो नहीं है ऐसा पहले से। अगर आपको किसी से बात करना है, ये करना है बीवी के साथ, बहन के साथ, जो ब्लड रिलेशन है उनके साथ, आपको बात ही नहीं करना है किसी के साथ। अगर मेरे हिसाब से, मेरे मदद के हिसाब से मैं बोलूँ तो बात ही नहीं करना है। हाँ, ऐसे नहीं कि हमारे मैं जैसे पढ़ा हूँ स्कूल में, उर्दू मीडियम था, और लेकिन मिल के बैठते भी नहीं थे। हमारा बहुत बड़ा स्कूल है वहाँ पर, लेकिन गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग। तो भी मस्ती मजाक जो बोलते हैं, फिर जो अफेयर होते हैं, ये होते हैं, वो करने वाले तो करते हैं ना। जो करने वाले रहेंगे वो करेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं रहेंगी। स्कूल में नहीं करेंगे तो बाहर करेंगे। अच्छाई जो होती है अंदर से होती है, बुराई जो है फिर वो बुराई भी अंदर से रहती है। फिर हमको डिसाइड करना है कि हमको अच्छे रास्ते पर जाना है या बुरे रास्ते पर जाना है। मेरा मानना है आज की डेट में तो अगर एज ए फ्रेंड वगैरह बात करते रहेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं हमेशा भी स्कूल में कहता हूँ, खासकर मेरे स्पोर्ट्स के बच्चे सब, मैं एकदम खुल के बात करता हूँ ज़्यादा।
मतलब 100%, 101% खुल के बात करता हूँ बच्चों को, चाहे लड़के लड़की का मामला हो, कुछ भी हो, झगड़े का हो, कुछ भी हो। और दूसरे भी बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा रुक रुक कर समझाता हूँ, जो दूसरे स्पोर्ट्स के नहीं बच्चे एक क्लास में है, कोई क्या समझेगा वो हिसाब से मैं उनको ज़्यादा उस तरीके से नहीं बोलता हूँ जितना कि मेरे स्पोर्ट्स के बच्चों को मैं समझाने की कोशिश करूँ। हाँ, अगर आपको किसी से प्यार है तो आप एक के साथ में ईमानदारी के साथ रहो और उसके साथ आखिर तक निभाओ। मेरा ये चीज़ पर मानना है। आप शायद वो वाला प्यार बाद में ही आता है, स्कूल में नहीं आता। नहीं, हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन सामने दोनों की तरफ से चाहिए वो। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों की तरफ से चाहिए। फिर आप लोग स्कूल के हद तक एक रिलेशन मेंटेन करेंगे, 10th होने के बाद तू किधर मैं किधर खत्म, फिर माँ बाप जो बोलेंगे वो करेंगे। तो पहले से ही सब हमको प्रिपेयर रहना है कि हाँ ये चीज़ है तो मैं घर में भी बोलूँगा, मम्मी को बोलूँगा, पापा को बोलूँगा, ये चीज़ है, चाहे आगे इसका कुछ भी हो, आगे या चाहे मेरा कुछ भी हो, हम साथ में ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसे हमने तय किया है। आपके राय मशवरा क्या है? राय मशवरा लेना चाहिए हमेशा, लेकिन आज का जो डेट है ऐसी वाली मोहब्बत बहुत कम हो चुकी है। सब आज के डेट में जिस्मानी मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, जो हवस परिस्थिति जिसको बोलते हैं, जिस्म को लेकर जो है मोहब्बत, वो 100 में से 99% वो चीज़ है। 1% अच्छी मोहब्बत वाले लोग हैं, सोल कनेक्शन वो। तो ये चीज़ों से बचना है हमको। पहली बात मैं तो बोलता हूँ कि ये चीज़ में गिरो ही मत गिरो। करो तो फिर 100% करो, और अभी करो भी मत। वो भी किसी की बेटी है, बहन है, तुम भी किसी के बेटे हो, भाई हो। अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो अपने साथ भी अपनी बहन रहेगी तो उसके साथ भी गलत होगा। गिव एंड टेक का मामला है ये सब दुनिया में, हर चीज़। हाँ, जिसको बोलेंगे हम कर्म, गिव एंड टेक का मामला सब। सर नेक्स्टली अभी आप वो वाले मुजाहिद रायगी सर नहीं हो जो पहले थे 11th-12th में। सो सर अगर कोई उस टाइप का है जैसे आप थे, गुस्से वाला या फिर वॉटेवर, आप जो भी कहो इस चीज़ को, शैतान वॉटेवर, उधर से इधर तक आने तक कि मतलब अगर उसको उधर से यहाँ तक आना है तो वो शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें सबसे पहले? क्योंकि राह पता नहीं होती लोगों को। बनना तो है, कुछ अच्छा बनना है, कुछ करना है, मगर राह पता नहीं होती। रास्ते पता नहीं है, राह पता नहीं है, तो सब में पहले वो इंसान जो ऐसा बच्चा है जो बहुत गुस्से वाला है, रैश है, तो पहली बात तो उसको जितना हो सके उतना ज़बान को लगाम देनी चाहिए, बात ही नहीं करना है। भाई आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा सब बच्चों को, पूरी दुनिया के बच्चों को बोलना चाहूँगा कि ऐसा आपका नेचर है कि आप बात बात में गुस्से में आते हो, आपको बर्दाश्त ही नहीं होता वो चीज़, किसी की बात करना ही बर्दाश्त नहीं होता, किसी का उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को मैं एक मेरी तरफ से एडवाइस दूंगा, चाहे मे भी मैं गलत भी हो सकता है, लेकिन आप एनालाइज करने का हमेशा कि मैंने अगर बोला है, किसी ने भी बोला है, तो उसको एनालाइज करो आप लाइफ में, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करो कि सही है कि गलत है। तो जब उसके ऊपर फॉलो करना है उसको अमल करना है, ज़िंदगी में अमल बजावनी करना है। तो वैसे बच्चों को करना मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले वो बच्चे है ना, अपनी ज़बान बंद, बात ही नहीं करना है ज़्यादा किसी के साथ। अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो बात का बतंगड़ नहीं बनेंगे। और अगर आप बात करना बंद कर देंगे ना, बंद करना मतलब पूरा चिकन टेप नहीं लगाने में, जितनी बात है उतनी ही बात करना है बस। जिसने बोला हाय हेलो हाउ आर यू, हाउ फाइन, इतना ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है। पहली बात तो एक उसका तरीका है मेरे नज़र में। दूसरी बात है, अगर फॉर एग्जांपल किसी दो इंसान में, दो लड़कों में झगड़े हो गए, किसी को किस पे से हो, बातचीत से होता है शुरुआत, तो बातचीत करके अगर आपको लग रहा है कि अभी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा इसको, अभी मेरा कुछ भी हो जाएगा मेरा, सीधा वहाँ से आपको निकल जाना, सीधा आपको वहाँ से निकल जाना। चाहे वो कितनी भी कुछ भी बोले, डर गया, ये हो गया, हाँ सब सही है, निकल जाना है। ये दूसरा तरीका। और अपने आप को कंट्रोल, यही इसको बोलेंगे अपने आप को कंट्रोल करना। जब ये चीज़ें इंसान में आएगी, ज़बान उसकी कम चलेगी और वो ऐसे कुछ इंसिडेंट होने लगे, समझ में आ रहा है कि मैं कुछ कर सकूँगा अभी, तो उस टाइम को वहाँ से निकल लेनी।
जब निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाला तो खुश होगा, अरे हाँ मेरे को डर के चला गया, हाँ बाबा तू खुश हो कुछ टाइम के लिए, मुझे मालूम है ना मेरा गुस्सा क्या है। ये दूसरा तरीका है उसका। तो मैं ये चीज़ों पर मैं बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ करना है। और है टीचर्स ऐसे बच्चे हैं जो, ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं, मेरे साथ हुआ भी है स्कूल में। एक था बच्चा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, 10th में था, तो शायद से तुम्हारे टाइम पे का 1 साल सीनियर या जूनियर था, नहीं अच्छे साथ में भी हो सकता। उसको मैंने स्कूल में मतलब उसको समझाने की कोशिश की, उसको ऐसा गुंडागिरी का भाईगिरी का शौक हो पैदा हो रहा। तो उसकी कंप्लेंट्स भी आ रहे थे बहुत मेरे पास, सर ऐसा है, ऐसा कर रहा है, ये कर रहा हूँ। बोला ठीक है देखेंगे। फिर उसको मैं कभी भी मिला तो उसको मैं समझाता था क्लासेस में सब कुछ, तो वो भी उसको ज़्यादातर गौर करके उसके ऊपर फोकस करके बोलता था, गुस्से में थोड़ा देख के मैं आँख फाड़ के, तो वो समझ आता था कि मेरे को ही बोल रही। तो थोड़ा वो हेल्दी था, तो ये भी था, तो उसको भी लगा कि कौन है, देखेंगे करेंगे क्या है, तो निगलेक्ट कर रहे थे मेरी बातों को सब। एक बार रुका नीचे पीटी शेड में, तो फिर मेरे को बोला, मैं कुछ भी इंसिडेंट हुआ ऐसा, तो मैं बच्चे बोले सर ऐसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा हूँ। तो मैं गया, बेटा क्यों कर रहा है ऐसा, क्या मेरे को ऐसा आँख चढ़ा के बात कर रहा। हाँ क्या करने का, फिर बोला मैं ऐसा, मैं उसको 2 से 3 मरतबा बोला, बेटा ऐसा मत कर रहा, तेरे घर में तेरे फादर के साथ ऐसे बात करते क्या तू। मैंने प्यार से मोहब्बत से बोला, तो हाँ मेरे फादर का नाम ले रहे क्यों तुम। मतलब मैं पूछ रहा, बोला मैं अभी मुझे भी बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। तो सब लोग थे, जब अयान लुकड़े वगैरह सामने था क्लास में, तो जब थे फिर मैंने उसको बजा दिया, 2 दिन लाफी दिया कांडे बहुत जोर से, पूरे चेहरे पे मेरे निशान हो था उंगली में। तो हमारी भी रिस्पेक्ट है कुछ, तो हम भी यहाँ वहाँ से नहीं आए, हम भी अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। आपको पढ़ा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भाईगिरी करें तो हम डरेंगे करेंगे। फिर उसको बोला, फिर मैंने बोला उसको कि मेरा एड्रेस ये है घर का, बोला वहाँ कहते मेरे घर के एड्रेस के साथ फ्लैट नंबर के साथ बोला कि तू जहाँ पर भी रहता रहेगा कोडवा में या किधर भी रहता रहेगा, वहाँ से तू घर पर आ मेरे पास, जितने दिन तू लेके आता लेके आ, फिर ये मुजाहिद सर बाहर क्या है देखो मालूम पड़ेगा बोला। तो फिर उसको दूसरे दिन वो बच्चे ने फिर उसके पेरेंट्स को लाया स्कूल में, थोड़ा मेरे को बुलाए कराए। फिर वो बहुत से, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मैंने फारा मैम, मीना मैम के सामने ऐसे बहुत से अपने वाइस प्रिंसिपल सबके थे, उनके सामने, नाजिया मिस वगैरह के सामने मैंने उसको बताया सब। उनका सुनने के बाद बहुत उसके एक रिलेटिव थे, बहुत चिल्ला रहे थे, वो ऐसा मारते का कोई, ऐसा ही करते का बच्चे को। तो बच्चे ने क्या किया वो उनको मालूम नहीं था। तो फिर मैंने अयान वगैरह को सबको बुलाया, मतलब आप बोलो मैं बाहर रुकता हूँ। और दोनों बच्चे जो थे 2-3 अपने सबूत के तौर पर उनको सामने रुकाया। फिर सब बच्चे वो एक्सप्लेन करने के बाद मैं अंदर आया। फिर जब वो उसकी मम्मी बेचारी मेरे सामने ऐसा हाथ जोड़ गई, किसके वजह से, वो लड़के के वजह से मालूम पड़ने के बाद। फिर जो दूसरे रिलेटिव्स थी उनके वो बहुत चिल्ला रहे थे, तो वो भी खामोश, लेकिन उसकी मम्मी मेरे को हाथ जोड़ी, सर माफ़ करो आपने इतना सोचा इसके बच्चे के बारे में। तो भी वो बच्चों को मैं 10 बार बचाया, मैं रिश्ते के होने से उस टाइम पे। मैडम भी सब बोले जब कि मुझे सर तो बच्चों को इतना सपोर्ट करते, हर एक बच्चे को उसको रुकाते, रिस्ट्रिकेट करने लगे तो रुकाते, मत करो सर। तो नादिया मिस जब मेरे बारे में बोले सर, उसकी मम्मी को मालूम पड़ा, तो कब का ये बच्चा आपको एलसी हाथ में मिलता था बोले, साल भर पहले सर की वजह से बच्चे लाई। सर ने खुद बोला, मैंने खुद, मेरे वर्ड्स थे वो मैम को, जब नादिया मैम को, मैम मेरे ऊपर भरोसा रखो, अब ये बच्चे को मैं 2-3 महीने में सुधारूंगा, मैं मेरी जिम्मेदारी है। तो इतना बोलने के बाद मैम ने वो चीज़, जब वो उसके पेरेंट्स के सामने, वो सब हाई अथॉरिटीज़ थी स्कूल के, उनके सामने मेरे नाम लेकर एक्सप्लेन करने के बाद उसकी मम्मी फिर मेरे सामने हाथ जोड़ के ऐसा रुकी, माफ़ करो सर, मैं रो रही थी बेचारी में। फिर मैं जब पलटा पकड़ के और एक दूध दिया उसको जब सबके सामने। दूध देने के बाद फिर सब बोला, अरे सर ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों, सब लोग बोले। मैं बोला उसकी मम्मी की वजह से मारा है इसको, बोला मतलब ये अच्छे से रहता था तो उसकी मम्मी मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ती थी, हाथ पर पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, बच्चा अच्छा सीधा रहा। तो ऐसे भी होता। और अच्छा फिर बाद में से 1 हफ्ता भर मुझे मतलब ऐसा नज़र छुड़ा के जाता था स्कूल में आने के बाद, जाने के बाद। तो मैंने खुद बुलाया, मैंने उसको फिर क्वेश्चन किया, मैं बोला बेटा तू मेरे से शर्मिंदा है कि अभी भी तू एटीट्यूड में है, बोला
मेरे साथ बात नहीं करा। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ बात नहीं करेंगे, या कोई गुड मॉर्निंग बोल कर नहीं गया, या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हर एक टीचर रिस्पेक्ट का भूखा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप बड़े होने के बाद मुझे 10,000 रुपये आपके पास से महीने को चाहिए सैलरी में, कोई बोलेगा कि टीचर रिस्पेक्ट का भूखा है। रोड पे आप जा रहे हैं, टीचर कोई पहले का आपका, चाहे आप कितने भी बड़े हो, उसको देखेंगे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मुझे मेरे घर के पास से किधर भी रास्ते में मिले, पलटा के आते हैं, तो वो बहुत खुशी होती है मेरी। तो वो बच्चे को जब मैंने बुला तू किस चीज़ का एटीट्यूड है या शर्मिंदा है, तो बोले सर मैं वो शर्मिंदा हूँ। तो उसको मैं उसको गले लगाया। गले लगाने के बाद उसको बोला फिर बेटा तुम्हारी जगह हमारे दिलों में है, हमारे पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, बोला दिल में है जगह। तो रोया मेरे सामने, फिर मुझे भी थोड़ा इमोशनल किया, मेरे भी आंसू छलक गई आंखों से। अरे बेटा तुम्हारे लिए हम लोग जान लगा देते, माँ बाप के बाद जो मर्तबा है टीचर्स का है। बोलते हैं बंद हो जाते हैं वो दरवाजे, बंद होते हैं दरवाजे तो नए रास्ते खोल देते हैं गुरु। बंद हो जाते हैं वो दरवाजे तो नए रास्ते खोल देते हैं गुरु। और किताबी एक शेर है उसका, किताबी हुनर नहीं सिखाते गुरु, जिंदगी जीना सिखाते हैं गुरु। किताबी ज्ञान नहीं देते, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते गुरु, जिंदगी जीना सिखाते हैं गुरु। ये चीज़ों को मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स के बाद अपने गुरु का मर्तबा है तो उनको ऐसे ही ट्रीट करो। हाँ मे भी कोई एक आध टीचर है कि जो आपसे दुश्मनी, ऐसा तो कोई है ही नहीं मेरे नज़र में, तो कोई अभी मैं तो आज तक नहीं देखा कोई टीचर ने बच्चे की दुश्मनी निकाली। ये गलत फहमियाँ रहती बच्चों की, और बच्चों का सोहबत अच्छी चाहिए, दोस्ती यारी। हाँ मस्ती मजाक करो ना, कोई नहीं कहता, मस्ती भी करो मजाक भी करो, हर चीज़ करो, लेकिन इसकी एक लिमिट है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करना है। कॉफी सर, हॉकी पे आते हैं, नेशनल स्पोर्ट पे। अभी हमारा देश का जो नेशनल स्पोर्ट है हॉकी है, मगर प्रेफरेंस ज़्यादा क्रिकेट को मिलता है, ज़्यादा नाम क्रिकेट का बन रहा है, ऐसा क्यों? उसकी वजह एक ही ये है कि हमारे हॉकी गेम के लिए हमें ज़्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती आ जाती। पहली बात, ग्राउंड अवेलेबल नहीं है ज़्यादा हॉकी के लिए। बच्चे बहुत से ऐसे प्लेयर हैं हॉकी में या इवन हर एक गेम के अंदर, लेकिन उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह सब में पहला है उनके पास या इक्विपमेंट्स नहीं है या पैसा नहीं है। और सरकार का भी काम ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ से सरकार को ज़्यादा फ़ायदा है, जैसे कि क्रिकेट, हम अपने क्रिकेट तो अपने इंडिया में धर्म माना जाता है क्रिकेट, तो मैं सोचता हूँ कि नेशनल गेम कौन सा है, हॉकी, तो उसको पहले आप स्पॉन्सरशिप इतना ऊपर उठाओ सरकार की तरफ से कि हम भी क्रिकेट के लेवल पर पहुँचेंगे। तो हमारे नेता लोग भी ऐसे हैं कि वो इस चीज़ को ये नहीं करते, ज़्यादा उसमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन आप लोग करेंगे तो मिलेगा ना। आप उसको उतना दो ना, जैसे क्रिकेट के लिए आप जितना एक मैच के लिए 2-2.5 लाख रुपये पे करते हो इंडिया, एक वनडे मैच खेलने के लिए। अगर एक आपको क्रिकेट मैच खेलना है टेस्ट, वो प्लेयर की कैटेगरी के हिसाब से, प्लेयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका पेमेंट है, सैलरी है। एक टेस्ट मैच के 4.5-5 लाख रुपए मिलते हैं, पता है आपको? एक टेस्ट मैच के 4.5-5 लाख रुपए मिलते हैं, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसका रैंक के हिसाब से। वही वनडे मैच के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मिलते हैं एक वनडे मैच के, 2 लाख 3 लाख जो परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इतना ऐसा ही मानधान आप लोग हॉकी के लिए क्यों नहीं करते? ऐसा ही मानधान आप कबड्डी के लिए क्यों नहीं करते? ऐसा मानधान आप लोग बैडमिंटन, जितने भी अदर्स टीम गेम्स हैं उनके लिए क्यों नहीं करते? आप सर्कुलर निकाल दो, गवर्नमेंट से GR बना दो कि ये टीम के लिए, ये प्लेयर के लिए इतना। आप खुद से नहीं करेंगे
तो फिर वो उठेगी कब? सिर्फ आप क्रिकेट ही नज़र आता है। मैं कोई क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल रहा था, जब आप एक ऐसा सौतेला व्यवहार मत करो। हर एक गेम के लिए उतना ही आप अमाउंट रखो। पहले जब इंडिया खेला था वर्ल्ड कप जीतने के टाइम पे, मुझे याद है अच्छी तरह से, जब 1983 में मैं 1 साल का था, तो मैंने पढ़ा था कि जब तो 500, 400, 300, 2-2 हज़ार रुपये ऐसा उनको मानधन मिला जब तक हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए। आज तो क्रेज़ हुआ है बहुत आईपीएल की वजह से, लीग्स वगैरह है। हॉकी में भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह लीग शुरू हो गई हॉकी की, तो लेकिन मानधन उनको उतना नहीं मिलता ना। परसों ही मैंने देखा कि हॉकी प्लेयर है, वो बेचारी झोपड़ी में बैठी हुई, पूरे मेडल्स लगे हुए हैं, नौकरी नहीं दे रहे उनको। अरे तुम उनको दो नौकरी, जैसे क्रिकेट वालों को तो आप लोग करते हैं गवर्नमेंट, तो ये भी जो दूसरे भी इवेंट वाले हैं, दूसरे भी गेम्स वाले हैं, उनको भी तुम पूरा अपॉर्चुनिटी दो, पूरा उनका हक अदा करो। तो क्यों नहीं हम पीछे रहेंगे? अभी तो वर्ल्ड कप शुरू है, अभी अपना क्वार्टर फाइनल है, शायद से जर्मनी के साथ या चीन के साथ आज या कल में। तो ये हर कहीं ना कहीं इसमें हमारे स्पॉन्सरशिप की भी जिम्मेदारी है। सब में पहले तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। मैं गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहूँगा इसको, हॉकी की और अदर गेम्स के लिए। जितना आप दे रहे हैं उतना, इतना बड़ा 1 लाख कितने अपने 140 करोड़ है ना, इतने अपनी पब्लिक है। हम लोग एक फुटबॉल टीम नहीं बना पाए। हमारे सामने इतनी बड़ी मिसाल है कतर की, कितना पूरा रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान है कतर, कैसे कैसे स्टेडियम बनाया उसने, कैसे कैसे स्टेडियम बनाया। हमारे पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है वो कतर। रेत में स्टेडियम बनता ही नहीं, ने कैसा टेक्नोलॉजी यूज़ करा, कितना ये किया कतर ने। तो हमारे लिए तो बहुत एक ये है, हम एक टीम नहीं बना सकते हम। इसके पीछे सब जो भ्रष्ट लोग हैं उनका सब में बड़ा हाथ है। जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उनको ऊपर आने के लिए नहीं, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा, इक्विपमेंट्स नहीं मिलेगा तो कहाँ से होगा, अच्छे ग्राउंड नहीं रहेंगे तो कहाँ से होगा, अच्छे कोचेस नहीं मिलेंगे तो कहाँ से होगा। कहीं ना कहीं इसमें ब्लेम सरकार का ही बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। आपको लगता है अभी हॉकी ऊपर आएगा? पहले के मुकाबले में तो अभी तो बहुत आया है और आएगा, क्रिकेट के लेवल पे आएगा। वही तो बोला अभी मैं, क्रिकेट के लेवल पे आ सकता है जब तक आप लोग इनको मानधन अच्छे से नहीं देंगे, वरना प्लेयर खेलेगी नहीं। एक बार खेला इंडिया ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, बस जिसको मिलना है उसको मिलेगा, जो बेचारा गरीब है उसको नहीं मिलेगा। आप इक्वेलिटी सबके साथ रखो ना, हर गेम के साथ रखो। तो क्यों नहीं सब लोग इसको, बच्चे खुद से आएंगे, खुद ब खुद उसका क्रेज शुरू होगा सबके पास, सब गेम का। ऐसे बहुत से लोग हैं कि सब लोग अभी सिर्फ और सिर्फ है ना कमाने के लिए बैठे हुए सब लोग। और ऐसे चलेगा तो फिर हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। शौक के बिहाफ में खेलेंगे मैचेस, इतना ही उतना, जितना उतना खेलेंगे, बच्चों बैठेंगे, फिर करियर नहीं बनेगा ना उनका। फिर जो पैसे वाला बच्चा है वही आगे जाएगा, वही खेलेगा। जिसके फादर के पास, जिसके पेरेंट्स के पास अपार्ट पैसा है उनके पास, तो वही आगे खेलेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनके पास सब इक्विपमेंट्स रहेंगे। फिर हमारा और तुम्हारे जैसे लोगों के पास, जो हम गरीब घर से आते हैं, मिडिल क्लास से, तो हमारे जैसे लोगों का क्या होगा? सर, आपके एकता हॉकी क्लब आप सिर्फ हॉकी का सिखाते हो या? जो शोलापुर में था वो तो हॉकी का क्लब ही था बस, ओनली हॉकी प्लेयर, ओनली हॉकी खेलते थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ऐसे मैंने जो भी पूना में डाला है एकता स्पोर्ट्स एकेडमी, इसमें मैं ऑल स्पोर्ट्स सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बच्चे एडमिशन होते हैं, जैसे फुटबॉल के लिए आए तो फुटबॉल, जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए आते हैं बच्चे तो फिजिकल फिटनेस के लिए, एथलेटिक्स के आते हैं तो एथलेटिक्स के लिए। अभी आने वाले दिनों में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोंडवा के अंदर मेरा एकता स्पोर्ट्स क्लब है, हॉकी नहीं प्रॉपर, एकता स्पोर्ट्स एकेडमी करके है। तो उसमें हम लोग अभी आने वाले दिनों में क्रिकेट का भी शुरू करने वाले हैं।
क्रिकेट का प्रैक्टिस वगैरह जो बच्चों को कोचिंग करना है, क्रिकेट हो गया, स्केटिंग हो गया, कराटे हो गया, ओके। उसके बाद फिर बैडमिंटन भी अलग-अलग कोच हैं? अलग 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 अच्छा। कोचेस रखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन डिपेंड ऑन कैसे है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट के ग्राउंड है, वहाँ पर हमारे सब दोस्त लोग हैं, नगर सेवक लोग, ये सब भाई लोग, तो वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं हमको, तो उस हिसाब से हम लोग है। बहुत से भी दूसरे भी का ऐसे नगर सेवक वगैरह तो नहीं है, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त लोग हैं सब, ये सब लोग मेरा सपोर्ट करते हैं वहाँ पर, खासकर तो शबीर शफी पठान करके हैं, वो है। उसके बाद फिर हमारे ऐसे बहुत से दोस्त लोग हैं जिसके मैं अभी नाम लेते बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। बहुत से दोस्त लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं वहाँ पर, एज ए टीचर, एज ए फिजिकल फिटनेस के हिसाब से सर बहुत अच्छा संस्था चलाते हैं। फिर संस्था के थ्रू भी मेरा बहुत अच्छा काम है, एकता स्पोर्ट्स एंड सोशल फाउंडेशन का। कोरोना के अंदर जो हमने इतना बड़ा काम लिया भगवान ने हमारे हाथ से, कि कम से कम 4,500 फैमिलीज तक हम लोग है ना राशन के अनाज की किट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए घर घर जाकर, ये कोरोना काल के अंदर। मेरी औकात भी नहीं है, मैं को कोई एकदम बहुत बड़ा अमीर इंसान नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे लोग जो थे मेरे चाहने वाले दोस्त लोग, ये सब लोग उसके अंदर ये जो डोनेट करते हैं, आज भी डोनेशन आता है, तो डोनेशन में जमा करके फिर जैसे ज़रूरतमंद है, और उसमें खासकर हम लोग आज तक मेरी संस्था के थ्रू हमने 35 से 38 ऐसी लड़कियां जिसके बाप नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है, बेवा औरतें जो विडो औरतें हैं, उनकी बच्चियों की शादियाँ की हमने 35 से 38 तक, 35 to 38 ऐसी लड़कियों की। मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ कभी, लेकिन अभी ये मौका है बोलने का तो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर आपके लॉकडाउन के अंदर, फिर उसके लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा 4,500 फैमिलीज तक हम लोग हैं। फेसबुक पर मैंने वो डाला था सब, ऐसा किसी को दिया हुआ ऐसा एक भी नहीं है। एज ए स्कूल, एज ए उस संस्था का अध्यक्ष मुझे रैली सर किसी ज़रूरतमंद इंसान के घर पर जाकर ऐसे पॉकेट लेके फ़ोटो निकालो, ऐसा एक भी फ़ोटो नहीं दिखाई देगा फेसबुक पर। मेरे को भी अभी पता चला, पता नहीं था मेरे को पहले। एक भी फ़ोटो नहीं है, मैं सिर्फ हाँ फ़ोटो है मेरे पूरे बच्चे, मेरे छोटे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ, और ये जो जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं चाहने वाले, जैसे कि मोइन शेखे, ये जो मेरा भाई है कज़न, ये ऐसे बहुत बड़ी टीम है मेरी। और मैं घूमता अकेला हूँ, लेकिन सब लोग क़याम के टाइम पे सब लोग आते हैं। रियाज भाई करके है, मोइन है, फिर करीम है, खालिद मेरा भाई है, खालिद रैली, बब्बू रैली करके मेरा भाई है। उसके बाद फिर किसके नाम लिया, मज़र करके है, मज़र सैयद, जावेद पटेल करके है, करीम लाला है, ऐसे दोस्त लोग हैं पूरे बहुत से हैं जाने वाले। जफ़र सर है, वो जो ये जो पैसा लगाते हैं हमारे पीछे, मतलब वो अच्छे काम के लिए डोनेट करते हैं मेरी संस्था को। जफ़र शेख सर करके है, इमरान बोरामनी सर करके है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीछे मेरे जुड़े हुए। तो सब लोग जैसे कि सब लोग डोनेशन करते हैं, सर ये काम करना है तो वो काम हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे संस्था के थ्रू भी इतना काम चलता है। तो इसके बिहाफ पर और मेरे बच्चों की तो दुआ है मेरे पीछे हमेशा, मेरे एक्स स्टूडेंट हो या अभी के स्टूडेंट हो, सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह ताला ने मुझे नाम दिया है। मेरे जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये पूरे पूना में भी बोलो तो हर एक कोना में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पहचानते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में, या फिर एक अच्छा कार्य करता है, एक समाज सेवक है मुजाहिद सर, या फिर वो भी समझते हैं कि एक मुजाहिद भाई बहुत अच्छा इंसान है, हमेशा आकर रुकता है, ठहरता है काम के लिए किसी के लिए। तो इस बिहाफ में सब लोग, अल्लाह भगवान मुझे इज्जत दे रहे हैं और मैं दोनों हाथों से ले रहा हूँ। सर, हर इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऊपर नीचे सब चलता है। आप जब से हॉकी में आए, मतलब मेरे ख्याल से जब आप हॉकी में पैर रखा आपने, तब से ही आपकी लाइफ शुरू हो गई। तब से लेके आज तक सबसे बुरा फेज कौन सा था और सबसे अच्छा कौन सा? सबसे बुरा तो ऐसा कुछ ही मुझे उतना याद नहीं। उतना बुरा मतलब ये था कि मुझे एक हॉकी स्टिक लेना था मुझे, जब मैं 7 में था, 19 भी था शायद, हॉकी स्टिक लेना था मुझे, क्या 11 के टाइम पर की बात है सर। तो उस टाइम पे मुझे पैसे नहीं थे मेरे पास,
तो फिर घर में तो मैं मांग सकता था, लेकिन उस टाइम पे शायद से अब्बू के पास भी नहीं थे पैसे मेरे। तो फिर उसमें वो देख कर मुझे, मैं मांगा नहीं जब मेरे अब्बू को पैसे। हालांकि मेरे अब्बू को हर चीज़ तक, आज मैं जो भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ सिर्फ उसे मेरे अब्बू की वजह से और मेरी अम्मी की वजह से। और हाँ, ये जो मेरे टीचर्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है मुझे वो ग्राउंड के हद तक, लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचाने को, ग्राउंड तक लेके जाने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे, मेरे वालिदैन ने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर, बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाकर लोगों कर, तो उनका अपन एहसान भी नहीं भूल सकते, मतलब उनका कभी भी अदा नहीं कर सकते अपन एहसान माँ बाप का। मैं क्या, कोई भी, हर एक पेरेंट्स का कोई भी अदा नहीं कर सकता, कोई भी बच्चा। तो उस टाइम पे मुझे नहीं थे, तो फिर कुछ तो भी एक फिर कैसा वैसे करके मेरे अब्बू को मालूम पड़ा कि स्टिक चाहिए मुझे मैच को जाने का, मैच का स्टिक टूट गया है। तो मेरे अब्बू ने बराबर ये करके लेके मेरे को दिए, उनके पेमेंट आ गई थी तो फिर मेरे को दिए। तो मेरे उस टाइम पे हुआ ऐसा कि मेरे पास से 100 रुपये के 60-70 रुपीज़ मेरे घूम गए थे। तो इतना टेंशन आया था, मेरे को इतना रो रहा था मैं। क्योंकि उस टाइम 60-70 रुपीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा थे, आज के 1000-2000 है वो। तो उस टाइम पे फिर मुझे, मैं इतना रो रहा था आंखों से आंसू। एक मेरा दोस्त था और मेरे एक भाई, बड़े भाई। तो उस टाइम पे फिर मुझे मेरे भाई और मेरे दोस्त ने, ना मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त, उस टाइम पे बड़े भैया ने 50 रुपीज़ दिए थे। और फिर दूसरे मेरे दोस्त था एक रशीद करके, है अभी भी मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त, तो उसने भी मुझे 50 रुपीज़ दिए। तो मेरे लाइफ का एक बुरा सा टाइम था, लेकिन उस टाइम पे बड़ा भाई नहीं करेगा तो कौन करेगा। और मेरे भाई को इतना नहीं बोलते था मैं, ऐसा दोस्त को जितना शेयर कर सकते भाई को नहीं बोलते थे। तो भाई भी गुस्से में आया था कि अरे मेरे को बोलने का था, ये पागल था। तो भाई, जब बड़े भाई मतलब बड़े पापा के लड़के, हमारी जॉइंट फैमिली है ना सोलापुर में, तो फिर वो हिसाब से वो भैया ने, जब वो उनका बिजनेस वो करते थे भैया, तो कमाते थे, तो जब दिए थे तो दोस्त ने भी दिया था मुझे। वो ये चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी भर मुझे याद रहेंगी और मैं कभी ये चीज़ें कभी भूलूंगा नहीं। उसने भी मुझे वक्त पर साथ दिया और जिसने भी मुझे वक्त पर डावलने की कोशिश करी, ये 2 चीज़ें मैंने कभी भूलता नहीं। 2-3 चीज़ें, जिसने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया और जिसने बुरे वक्त में मुझे छोड़कर चले गए, और तीसरा इंसान वो जो जिसने ये बुरा वक्त मेरे ऊपर लाने की कोशिश करी। ये ज़िंदगी में कभी भूलने गए, उसको कुछ करना नहीं है अपने, ना उसको मारना है, तोड़ना है, वो याद रख के ज़िंदगी को आगे भी लेके जाए। और वो गुस्सा पालने के दिए कि हाँ, इसको मैं कुछ करके बताऊँ। और आज की डेट में झगड़े फसाद से किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो कोई भी अपना बुरा करेगा तो उसका बुरा होने वाला है, लेकिन उसको ये नहीं दिखाना है कि हम लोग मतलब पीछे हट गए या हम लोग एकदम डीमोटिवेट हो गए, नहीं हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कर पाएंगे, उसका 101% दे के 2000 उसका डबल टिबल हमको है ना चार्ज के साथ में अपने को आगे बढ़ना है। उसको सामने वाले को ये बताने का है कि तू ऐसे गिर किया ना हमारे साथ, तो तेरे सामने हम अच्छा बन के दिखाएंगे। एजुकेशन के अंदर अच्छा, स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा, जो भी चीज़ हमारी फील्ड है उसके अंदर मैं अच्छा करके बताऊँगा। इस तरीके से मारना है, वॉरियर मेंटालिटी। हाँ, झगड़े करके नहीं मारना, झगड़े करके कभी झगड़े का सोचना नहीं है। उसको मारना कैसा है, मारना इन द सेंस कि उसको वो खुद ब खुद भी ये करेगा, अरे यार भाई इसको तो ये किया तो उल्टा ये तो बढ़ गया आगे मेरे गुस्से को लेकर, उसको ऐसा होने मांगता। अरे यार उसके अंदर टैलेंट था, उसको मैंने पहचाना, हाँ वो पलट के आएंगे मेरे पास, मेरे ऊपर ऐसा पलट के आते। मेरे साथ हुआ ये सब चीज़ें। कोई एक इंसिडेंट बता। बहुत से लोग थे ऐसे कि मैं जब पूरा आया था तो मैं एक कंपनी में काम करता था। कंपनी का डी मोबाइल स्टोर, एसआर टेलीकॉम। अच्छा, एसआर टेलीकॉम जो मोबाइल का कंपनी था, ओके। टेलीकम्युनिकेशन का, वहाँ पर मैं काम करता था एज ए ड्यूटी मैनेजर। और ऐसा नहीं कि मल्टीनेशनल कंपनी थी वो काम करता था। तो मेरे जो कुछ थे अलग तरीके से चाहने वाले,
वहाँ पे शोलापुर में। तो जो पहले मार भी खाई रहेंगे या गाली खाई रहेंगे मेरे मुँह से, बस मेरे सीनियर हो या फिर मेरे साथ वाले कुछ थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। तो वो सोचते थे, मैं जब यहाँ पर काम करता था तो बोलते थे, वहाँ पर बोलते थे शोलापुर में, अरे क्या हुआ, बोले इतना अच्छा हॉकी प्लेयर है शोलापुर का, इतना नामचीन प्लेयर है, पूरा में जाके क्या कर रहा, एक मोबाइल की दुकान में काम कर रहा है। अब उनको नहीं मालूम ना कि मोबाइल की दुकान है या तो फिर कंपनी का शोरूम है, उनको नहीं मालूम। लेकिन कहीं से भी मुझे नीचे गिराना था ना, उनको मुझे नीचे दिखाना। तो इतने स्पोर्ट्स का नाम है तो कुछ किया नहीं लाइफ में, बोले उसको ये मैं पुलिस भर्ती को भी रुका था, तो पुलिस भर्ती भी नहीं हुआ, मतलब पुलिस भी नहीं बना। क्यों नहीं वो तो अलग है, उस पे भी हम पहुंचेंगे बात। तो वो मैं ट्राई किया, उसके अंदर मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ नंबर, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से ज़्यादा था मैं मेरिट लिस्ट में। तो फिर वो मेरे नसीब में नहीं था, भगवान ने मुझे टीचर बनाना चाहिए रखा था मेरे नसीब में। पहले ये मोबाइल वाली खत्म करते फिर तो वो मैं मोबाइल की कंपनी में काम करता था, तो वो लोग ऐसा बोलते थे कि टीचर भी नहीं, ये पुलिस भी नहीं बना। उसके बाद फिर रेलवे में भी ट्राई किया था मैं, रेलवे में तो उधर भी नहीं हुआ। फिर ऐसे बोलते थे वो, अरे एटलीस्ट कम से कम टीचर तो भी बनने का था, बोले इतना नाम है तो उसका, स्पोर्ट्स टीचर जो भी बनने का, ये खुद लोग बोलते थे मेरे जो अलग तरीके से चाहिए। तो मैं मोबाइल की कंपनी में काम करते करते उसके अंदर फिर मैं आगे बढ़ते फिर मैं MR का जॉब किया, वो छोड़ दिया मैं 8 साल करके। MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो आता है, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मैंने काम किया एज अ नोवार्टिस कंपनी में, एज अ फार्मासिस्ट करके। वो काम करते करते फिर मेरा निकाह हुआ, शादी हुई। ये सब होने के बाद फिर लेकिन मैं काम करते करते, जब मैं इसमें था एज अ MR फार्मासिस्ट काम कर रहा था मैं नोवार्टिस कंपनी में, पहली साल से मुझे शौक था, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे शौक था कि यार किधर से भी मैं हॉकी के लिए सिखाऊँ किसको भी, तो ये अंदर से होता था। तो हमारे एक सर है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ, एक बड़े भाई का दर्जा देता हूँ उनको, वो है तकदीर सैयद सर, मौलाना हाई स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर, और वो भी शोलापुर से बिलोंग करते हैं। तो उनका भी वो भी बहुत ही ऐसा स्पोर्ट्स के हद तक काम करते थे, तो उनको भी मेरे जैसा एक इंसान चाहिए था, एकदम डेयरिंग वाला और काम करने वाला, एकदम मेहनती। तो मुझे एक मेरे दोस्त के थ्रू, एक मेरा जूनियर है रियाज अदोनी सर करके, वो मेरे साथ में का चाहिए, हालांकि मेरे अच्छे संबंध है उनके साथ और रियाज सर के साथ। तो वो मेरे लेकिन जूनियर है, एक ही कॉलेज से पढ़े, स्कूल से पढ़े, हम एक कॉलेज से पढ़े, और 1-2 साल जूनियर है मेरे। तो वो भी मौलाना स्कूल में टीचर है आज, रियाज सर और वो तकदीर सैयद सर। तो रियाज सर के थ्रू में तकदीर सैयद सर को मिला, तो वो उनको मेरे बारे में उन्होंने सब बैकग्राउंड निकाले मेरा, भाई मुझे सर कैसा है क्या है। तो उन्होंने एक जगह पर ऐसे ही होटल में एक हम बैठे थे बात करने के लिए फाइनल, तो बोले सर मेरे साथ आपको काम करना है। तो मुझे जब बोला था उन्होंने, मुजाहिद भाई अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आपके सर पे बर्फ़ का जो लादी आता है बड़ा, वो बर्फ़ का लादी रख के काम करना है, इन द सेंस कि आपको दिमाग शांत रख के काम करना है, आपके बारे में मुझे सब मालूम है। तो उन्होंने सब मेरा बैकग्राउंड निकल के आए थे सब, और वो मेरे जूनियर है तो उसको अच्छी तरह से मालूम था मैं कैसा हूँ। तो इस तरीके से बहुत से लोग भी मिले मुझे ऐसा हेल्प करने के लिए, और मैं सिर्फ मौके की तलाश में रहता था कि मुझे वापस मेरे ग्राउंड पे जाना है। और ये जो लोग बोलते थे वहाँ से, तो ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सब बड़ा गुस्सा रहता था अंदर। तो वो गुस्से को मैंने है ना, ये सर के थ्रू सर मुझे लगा दिए आजम कैंपस में एज अ हॉकी कोच। आजम कैंपस में एज अ हॉकी कोच मैंने 5 साल वहाँ पे 4.5 से या 5 साल काम किया। तो वो जो पहली बार मैंने ग्राउंड पे गया था वहाँ पर, तो बच्चे जब आए थे ना, जब वो सर करके मुझे बोले थे ना, सर करके, अरे सर आ गए हॉकी के, नहीं सर करके, तो वो जो सर जो वर्ड था, तो मुझे लाइफ में मेरे है ना, मैंने वो ऐसा भूला था नहीं, वो मेरा बहुत मोमेंट स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए सर करके। तो मैंने ठाना कि अपन स्पोर्ट्समैन, अल्लाह ने ये मौका दिया, इसमें इतना काम करूँगा कि सब लोग पहचानने मांगता कि हाँ ये मुझे सर ये आएगा हॉकी वाला। तो मैं खुद वो बच्चों के पहले ही दिन से, मैं जिस दिन
जा गया था मैंने मैच इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए बच्चों को लेने के लिए। पहले दिन से मैं तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छे कपड़े पहना था, मुझे बहुत अच्छा देता है। मैं ट्रैक सूट में एक्सरसाइज लेके पूरे बच्चों को, गर्ल्स बॉयज़ को, एट ए टाइम 60-70 बच्चे रहते थे मेरे पास हॉकी के लिए वहाँ पे। उनको लेके मैं एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज करने के बाद मैं साथ में जब दौड़ रहा था पूरे ग्राउंड में, इवन सुबह का वक्त था, वो सुबह का सेशन था, मॉर्निंग सेशन, तो उस वक्त में वहाँ पर जितने भी कोचेस थे, जितने भी, सब लोग रुक के मुझे देख रहे थे कौन भाग रहा है ये साथ में। इवन वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वो स्कूल के, वहाँ के जो एकेडमी के, वहाँ के आजम कैंपस के, वो सर ऑफिस में से उठ के बाहर आए थे। और आने के बाद उन्होंने भी मुझे मतलब अप्रिशिएट करे, सर आप लोग आप भागते साथ में। बोला हाँ सर, कोच इसको ही बोलते, बोला मैं ऐसा ही करता काम। तो बहुत खुश हो गए थे। फिर जब से मुझे इतना मौका, मैं जो मिला मौका मैंने छोड़ा नहीं। फिर मैं जो काम, सिर्फ इसके पीछे भी मेहनत है, मेहनत जब मैंने ईमानदारी से किया तो अल्लाह ताला ने जब जाके फिर मैं ये काम करते हुए, कौन सा फार्मासिस्ट का नोवाटिस कंपनी में एज ए MR काम करते हुए, मैं शाम में किसी भी हालत में, शाम में मैंने 4, 3:30, 4 बजे मैं घर पे आता था, किट करके सीधा खाना खाया नहीं खाया, सीधे ग्राउंड पे आता था पहले। तो वहाँ पर इतना काम किया। हर साल मेरी टीम या टूर्नामेंट को जाती थी, मेरी गर्ल्स और बॉयज़ की टीम, फाइनली या जीतना या हारना ही था, जीतना ही हारना था। फिर उस वजह से करते करते मेरी जब शादी वगैरह हुई, तो फिर 2-3 महीने हो गए थे मेरी शादी हो के, जब मैं MR था जब भी। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मेरी वाइफ भी टीचर है, तो मेरी वाइफ बोली कि आप भी पढ़े लिखे हैं, आप BPED क्यों नहीं करते, इतना नाम है हॉकी का नहीं तुम्हारा, इतना स्पोर्ट्समैन है तुम, इतने सब फोटोज़ वगैरह, मैं नाम तो नहीं लिया दोबारा वो। तो ऐसा करके फिर मैं बोला ठीक है, कोशिश करेंगे। सब लोग बोलते हैं ना, मेरी भी ख्वाहिश है, या तो रेलवे में कुछ करना है, रेलवे के अंदर नौकरी पाना है, या तो फिर पुलिस बनना है, या तो फिर टीचर बनना है। ये 2 तो नहीं हो गए, ये तीसरा ट्राई करेंगे अब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीसरा, मेरी शादी के 2-3 महीने के बाद ट्राई किया। 2004 महीने थे, एडमिशन मिला मुझे, एडमिशन शोलापुर में मिला। तो वहाँ पर 22 पेपर थे, 11-11 करके, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि उस टाइम पे मैं 2013 या 14 में पास आउट हुआ, BPED मेरा जैसे पास आउट हुआ, उसके दूसरे साल से ही 2 साल का हुआ। अगर 2 साल का होता था तो मैं नहीं कर पाता था। ये कहीं ना कहीं मेरे अल्लाह ताला का, रब का करम है मेरे ऊपर कि उस लास्ट अटेम्प्ट, वो लास्ट चांस था मेरा। कभी वो 2 साल का रहता था तो मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि तो शादीशुदा ज़िंदगी है, घर के बड़े हैं, जिम्मेदारी इतनी, घर देखे, बीवी बच्चे देखे। अभी बच्चे तो नहीं थे मुझे, लेकिन घरदार की जिम्मेदारी थी पूरी। तो अगर 2 साल का रहता तो मैं नहीं कर पाता था। तो मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भगवान का बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर। मेरे पेरेंट्स की कुछ अच्छी नेकियां हैं, पुण्य के काम जो उनके बच्चों को, हमारे को मिलते हैं। तो फिर मैं जब टीचर बनने के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इतनी धूम मचा दिया मैं पूना में कि वो जो लोग बोले थे, आज वो ऐसा दाता तो उंगली दबाते बैठे हैं। उस टाइम भी इतने अपॉर्चुनिटी मिले मुझे मेरे काम के ऊपर, और बहुत से टीचर्स लोग सपोर्ट करे मेरे काम को देखकर। मैं महाराष्ट्र हॉकी एसोसिएशन का 3 साल सिलेक्टर बना। महाराष्ट्र हॉकी एसोसिएशन में 3 साल सिलेक्टर था। महाराष्ट्र सिलेक्शन कमेटी में मैं था, कोच भी था हॉकी का महाराष्ट्र का। पुणे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट का कोच बना, वो तकदीर सर के थ्रू। फिर महाराष्ट्र का वो भी बना इकरम खान सर के थ्रू। उसके बाद फिर महाराष्ट्र मिनी फुटबॉल एसोसिएशन का मैं 3 साल कोच था महाराष्ट्र का, प्लस सिलेक्टर भी था। तकदीर सर ने महाराष्ट्र के सेक्रेटरी थे वो। तो ऐसा मैंने इतनी उम्र में इतनी 3 एट ए टाइम 2-3 महीने इतनी जिम्मेदारी, इतने पद को पाया इतनी कम उम्र में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी को नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता। मुझे मालूम है कोई भी लोग पैसे दे के लेना चाहते, नहीं मिलता लोगों को। मैंने 1 रुपया किसको नहीं दिया, सिर्फ मेरे भगवान के सामने प्रार्थना करता था, और बस मेरी ईमानदारी के साथ और मेरी मेहनत करता था बस। तो भगवान के पास उसका हिसाब है बराबर, इसको कब क्या दे रहा है मालूम हो। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि बिलीव करो सिर्फ अपनी मेहनत पर। सब में पहले बिलीव करना है, भरोसा करना है भगवान पर। दूसरा बिलीव करना है अपनी मेहनत पर, तीसरा किसी को भी नहीं बोलना है।
हाँ तकलीफें आएंगी, तकलीफें आना ही वाली है 100%, लेकिन उसके बाद तुमको तकलीफ के बाद राहत भी देने वाला भगवान है। तुमको झिझोड़ के देखता है, तकलीफ मैं दूंगा तो ये अच्छा काम करने का छोड़ देंगे के बीच में से, तो उसकी पहचान देते वो झिझोड़ के देखता है अपनी कि तू कर काम, मैं तुमको दूंगा नहीं फल, फिर तू छोड़ेगा कि देखता हूँ, फिर छोड़ गया तो फिर समझ लेंगे कि हम लोग नहीं कर पा रहे यार। लेकिन अपन उसकी रस्सी को पकड़ के, भगवान की रस्सी को पकड़ के चलेंगे, ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे। हाँ ठीक है, तकलीफ दे रहा ना, कौन दो तकलीफ होने दो, आज निकल करने परसों मेरे को रिजल्ट मिलेगा इसका, और 101% उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और आज मैं उसके लिए ये तुम्हारे सामने आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं कुछ नहीं रहता तो तुम लोग मुझे नहीं बुला देते, वो अलग बात है कि तुम स्टूडेंट मुझे एक रिस्पेक्ट से वो भी बुला सकते, लेकिन मेरा नाम सुनकर या मेरे काम देखकर या मेरी मेहनत और मशक्कत, जब तक तुम स्कूल में थे, जब तक सब लोग देखकर मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुम्हारी दिलों में मेरे लिए इतनी सोची भी मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने डाला है, भगवान बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो उसके लिए मैं आज यहाँ पर आकर बैठा हूँ। हर कोई को मौका नहीं मिलता है, सालों सालों तक बच्चे भूल जाते बच्चे टीचर्स को, बहुत कम बच्चे हैं जो टीचर्स को याद रखते हैं। मैं बोलता हूँ यही मेरा सब में बड़ा रिजल्ट ये है, मेरी कामयाबी ये है कि मैं आज इधर आके बैठा हूँ और आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे लाइफ के बारे में, जो कुछ भी है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जो याद है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसकी वही तो बोल रहा हूँ कि मैं इतने कम उम्र में इतने बड़े बड़े पद होगा स्पोर्ट्स के अंदर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो। इतनी उम्र में मेरे एकेडमी खुद की खोला, मैं खुद की एकेडमी खोला, वो भी एकता के नाम से। वो सर मुझे मिलने आए थे, फ़ोन करे थे मेरे सर, जो कौन से सर बोला था मैं, एकता के मेरे जो इस्माइल पादनीकर सर, उन्होंने आके मेरे को मिले, गले पड़ के रोए मेरे घर पे, मेरे आगे मेरे को बोले, मुजाहिद बोले बेटा, बोले मैं सोचा था कि मेरा बेटा मेरे एकता के नाम को आगे लेके जाएगा, तू तो शोलापुर छोड़, तू तो पूना में आके नाम बढ़ाया मेरा। बोले ये कहीं ना कहीं एक है, भगवान लेने वालों के हाथ से ले लेता है काम। तो उसके पीछे भी कैसा है कि हम अच्छे हैं, हमारी नीयत अच्छी है मेरी। अगर मैं भी सोचता था लोगों को जैसा ये टीचर पढ़ाए तो क्या, खिलाए तो क्या, हम भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, खत्म हो गई बात, ऐसा नहीं रहता। उनका कहीं ना कहीं उनका हक है, उनको अदा करना है। मैं उनका हक अदा नहीं करा, ये एकता के नाम से खोल दी, लेकिन मेरी ये अच्छा ही है। इसके ऊपर समझ आने कि मैं बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करता हूँ, और अच्छे मतलब असली खानदान से हूँ, कि मैं ऐसी टाइम पास करके किसी का फ़ायदा उठा के उसको फेंक दिया, ऐसे में से नहीं हूँ। हाँ, ज़िंदगी भर उसका एहसान रखूँगा, और मेरे से कुछ उसके लिए अच्छा बन पाता है मैं तो उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा लाइफ में। तो मेरे सर मुझे अप्रिशिएट करे तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे सर बोले बेटा, उनके बेटे की जगह पर मुझे रखा, तो ये और क्या चाहिए किसी को। उन्होंने बोला मुझे आगे घर पे, गले पड़ के आग में से आंसू थे उनके। मुझे बोले मेरा बेटा नहीं कर पाया एकता के नाम को, तूने शोलापुर छोड़ के पूना में आके एकता स्पोर्ट्स एकेडमी डाला, तूने पूना में आके एकता स्पोर्ट्स एंड सोशल फाउंडेशन डाला, और सामाजिक काम कर रहा है उसके बैनर के नीचे। बहुत तेरा एहसान, वो खुद बोलते मुझे तेरा बहुत बड़ा एहसान हो मेरे ऊपर। अरे नहीं सर, बोला एहसान नहीं, मैं आपको थोड़ी बहुत ही खुशी देने की कोशिश कर रहा हूँ। बोला मैं आपने जो उस टाइम पे हमारे पास ग्राउंड नहीं था, आपने ग्राउंड के ऊपर हमको, आप खुद पैसे भरते थे और हमको प्रैक्टिस करने लगाते थे। अगर उस वक्त में हमको ग्राउंड नहीं मिलता था तो मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं बन पाता था। वो अच्छा प्लेयर कब बना, वो ग्राउंड था करके मैं बना ना, उसकी वजह से मेरा नाम हुआ ना। अच्छा, जब प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो अच्छा प्लेयर कैसे बनूंगा मैं। मैं बहुत बारीकी से सोचता हूँ, और बोलने वाले भी बहुत बोलते कि मुझे इसका डेंजर है, ये है वो। हाँ हूँ मैं ऐसा रैश हूँ, मुझे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ एकदम। हाँ, डरते भी किसी को भी डरते नहीं। हक की बात है जो किसको बोले, 10 सामने वाला 10 मारेंगे, 2 मारने की ताकत रखता हूँ मुझे ऐसा, चाहे कोई भी हो। आज के डेट ऐसा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे रहता हूँ कोलों में, आज के डेट में इतने रिलेटिव हैं मेरे, सब लोग बोलते कि सारा मुझे भाई आपको भी इलेक्शन को रुकना है अपने घर से होती। आज की डेट में अल्लाह ने मुझे वो मुकम पर ला के रखा है उन्हें। तो ये कहीं ना कहीं सबकी दुआ है, अपने माँ बाप की दुआ है, और सब मेरे बच्चों की दुआ है, सबकी दुआ है, बड़ों की दुआ है सबकी। तो वो मेरा सब चल रहा है। मौका मिलेगा तो ठहरेंगे कौनवा से हम ये बारी 2023 को इंशाल्लाह। सर, आज की लास्ट स्टोरी रेलवे वाली, पुलिस, आपकी पुलिस भर्ती वाली,
हाँ, पुलिस के इसके मैं तो नौकरियों के लिए ट्राई तो बहुत जगह किया, बहुत जगह ट्राई किया। जैसे स्पोर्ट्स में थे तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती थी, वो हमको मालूम था। स्पोर्ट्स कोटे में मिलता है, ये होता है। तो उस टाइम पे सब एक ग्रुप रहता था हमारा, प्रैक्टिस वगैरह करते थे हम, 800 मीटर भागना, दौड़ लगाना, पूरा प्रैक्टिस करते थे पुलिस भर्ती की। तो मैं नायगांव गया, शोलापुर में भर्ती को ठहरा। हुआ ऐसा मैं कम से कम 12 से 15 भर्तियों में रुका मैं, फॉर्म भर के। पूना में भी रुका, लास्ट भर्ती मेरी पूना की थी 2007 में। तो हर जगह ऐसा हुआ कि जो मेरिट लिस्ट लगता है तो हम ओपन कैटेगरी में भरते थे और स्पोर्ट्स कोटे में भरते थे। तो उसके अंदर मेरिट लिस्ट 152 है तो मुझे 151 मिलता था। फिर नायगांव में मैं गया था, एक बार 160 को 160 या 157 को क्लोज हो गया ओपन, मुझे 155 मिले। तो हर जगह ऐसा हुआ है, 1-2 मार्क्स, 2-3 मार्क्स। तो आके मैं बहुत रोता था घर पे। तो एक्चुअली में वो एक ये है, हमारे मम्मी बोलते थे मुझे कि तू पुलिस नहीं बनना है। मेरी मम्मी के दिल से था। क्यों? वो पहले मैं गुस्से वाला था ना, मेरी मम्मी साफ मना करती थी मुझे भी। मैं रोता था, अरे मम्मी तुम ऐसे क्यों बोलते करके, मत मत बोलो मुझे पुलिस बनना है। मेरे को बोलते थे एक बार तुम खाली दुआ करो भगवान के सामने कि तू पुलिस बन, मेरे बच्चे को पुलिस बनना चाहिए करके। तो मैं आपको वादा करता हूँ 3 से 4 साल में मैं स्टार लेके आऊँगा इधर में, API बनूंगा मैं करके, आगे की पढ़ाई करूँगा उसमें जाके, बोला इंस्पेक्टर बनने की। मम्मी नहीं बोलते थे, मेरे नहीं बाबा क्या वजह तो क्या है करके पकड़ के बिठा के बोला मैं झिझोड़ के एकदम, क्या वजह है मेरे को नहीं बोलते तुम लोग, क्यों नहीं बोलते, इसके लिए दुआ भी नहीं कर रहे तुम, इतना बोल रहा था। मम्मी बोलते थे बाबा तेरी कोई ज़िंदगी मैंने पैदा किया है, मेरे को मालूम है तो किसी का बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है, तो गुस्सा खुद का बर्दाश्त नहीं होता, इतने झगड़े इतने फंसा तू करेगा स्कूल में कॉलेज में, तू मैं बस आ गई, मेरे इतना गुस्सा है तुझे, पुलिस बनेगा कोई कुछ बोलेगा तो जगह पे गोली बंदूक निकाल के गोली डालेगा, मेरे को वो डर है। मैं बोलता था हाँ कहीं ना कहीं माँ है उनको वो लगने था। फिर मैं बोलता था मम्मी टीचर के लिए दुआ तो करेंगे ना अभी कर। तो फिर मैं हाँ इसके लिए मैं दुआ करूँ, तो आज मैं इसके लिए टीचर, मेरी मम्मी की दुआ है, मेरे भाइयों की दुआ है, मेरी बहन थी छोटी उसकी दुआ है, जिसका इंतकाल देहांत हुआ छोटी बहन का, उसकी दुआ है। उसके देहांत के एक हफ्ता पहले भी वो खुद बोली थी मैं भैया टीचर के लिए ट्राई करो, भैया टीचर के लिए ट्राई करो। उसका नाम भी लिया तो मैं बहुत इमोशंस हुई हो, तो उसकी भी दुआ है मुझे, आज टीचर बन गया। सर ऐसे 5 लोग बताओ जिनके लिए आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा इज्जत है कि इन लोगों ने मुझे संवारा है, बनाया है। मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई लोग, मेरे फैमिली और मेरे दोस्त लोग। पहले हो गए मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन लोग, मेरे घर के जो भी भाई बहन छोटे बड़े हैं वो सबका सपोर्ट, मेरे घर के बड़े उनका सपोर्ट, उसके बाद फिर मेरे दोस्तों का सपोर्ट। आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ इनकी वजह से ही हूँ। और सब में बड़ी बात, सबसे पहला तो जो है सबसे बड़ा मेरे ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का करम, उसने बनाया, ये सब लोगों को मेरा जरिया बनाया मुझे ऊपर खड़ा करने के। और बाकी 3-4-5 रहे हालात सब करने पर मजबूर कर देते हैं, और हालात को अपन फेस करना सीखना है बस अपने। सर स्पेशली मेरे या मेरे से छोटे ऑडियंस के लिए हमारे कौन सी 3 ऐसे राय है या विशेष है आपकी कि ये आप करो, ये आप करो, मतलब क्या इन सजेशंस? मैं तो बच्चों से है स्टूडेंट एज एक टीचर मैं यही बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो पेरेंट्स बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है ध्यान देना इन द सेंस उनका मानना ही है पेरेंट्स का। अभी पेरेंट्स किसी को कोई औलाद का बुरा नहीं सोचते, उनका मानना ही है आप।
बैठकर उनके साथ बात करो, कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में उनके साथ से डिस्कशन करना ज़रूरी है। उसका फ़ायदा उसका नुकसान आपको उनको बताना ही है। पेरेंट्स ये सोचेंगे बेटा तेरा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या है, तुझे क्या मिलने वाला है। हर एक पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बेटा भी आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, तो उनसे राय मशवरा करना। और कभी पेरेंट्स किसी का कोई भी औलाद का बुरा नहीं सोचते, मैं जहाँ तक जानता हूँ। उनसे राय मशवरा करो, उनकी बात को मानो। दूसरा ये सब में बड़ी ताकत एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, एजुकेशन जिसके पास नहीं रहेगा उसके वादे हो जाएंगे आगे। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ। एजुकेशन नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं। जितना हो सके उतना एजुकेशन हासिल करो। तीसरी बात है कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। हमारा जो भी काम हमको मिलेगा लाइफ में, जो भी काम, कुछ भी काम, वो बस और बस अपने ईमानदारी से करो। ये 3 चीज़ें आप फॉलो करो, लाइफ में आप कितने आगे बढ़ेंगे खुद मुझको कॉल करके बोलेंगे तुम्हें। सर आपने जो 3 बातें बताई उसको मैंने फॉलो किया। और आखिर में बोलना चाहूँगा मैं, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट एवरीवन। इवन टीचर्स को कभी मत भूलो बस, चाहे वो 1 दिन का टीचर हो आपका या 10 दिन का टीचर हो या सालों का टीचर हो, कि कोई इंसान आपको लाइफ में कुछ चीज़ सिखाया, उससे तुमने कुछ सीखा, वो आपका गुरु हो गया। ये एक्सेप्ट करना सीखो कि जो भी इंसान लाइफ में तुमको कुछ भी सिखाया ना, चाहे 1 घंटे में सिखाओ या आधे घंटे में सिखाओ, या उसकी एक चीज़ पर या उसकी एक बात पर आपको बहुत कुछ सीख मिली, एक ही सेंटेंस में उसने बहुत कुछ आपको सिखाया, तो मेरा मानना ऐसा कि वो अपना गुरु हो गया। तो ये रिस्पेक्ट करना सीखो, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। और लाइफ में जब तक आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो तुमको भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। लाइफ में सब गिव एंड टेक का मामला है। आप इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी, आप जिल्लत दोगे, जिल्लत मिलेगी। और ये चीज़ याद रखो, पेरेंट्स का कहना मानो, पेरेंट्स जो बोलेंगे वो सुनना है आपको 101%। 70 की लकीर है वो, लक्ष्मण रेखा जिसको बोलेंगे हम लोग। माँ बाप ने बोल दिया ख़त्म, उनका रिस्पेक्ट करो। और दूसरा है, जो कुछ भी ईमानदारी से काम करना है, सिर्फ ईमानदारी से काम करना है। और तीसरी बात क्या, अच्छा इंसान बन के जीना है। हमारे से किस और किसी का फ़ायदा हो तो आँख बंद करके फ़ायदा करना, उसका मदद करना है। चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी जात से बिलोंग करता हो, कोई भी हो, इंसान है ना, बात खत्म। अगर तुम्हारे अंदर भगवान ने इतनी ताकत दी है कि आप किसी एक का भला कर सकते, तो उसके ज़ात पर नहीं पूछना है हमको। हाँ, वो ज़रूरतमंद है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, उसको हम लोग मदद कर रहे हैं। मैं ये चीज़ को फॉलो करता हूँ मेरे लाइफ में हमेशा। और क्यों ये चीज़ क्यों है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया। मेरे राजनीतिक गुरु जो है मेरे बड़े पापा हैं, अहमद हुसैन रायली गए शोलापुर। तो उन्होंने मुझे बोलते थे, वो समाज सेवा करना है तो आँख बंद करना है। आँख बंद मतलब कोई भी आने दो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है करने की उसकी मदद, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए करना। हमारी औकात नहीं हो वो सिखा देते हैं, हमारी औकात नहीं किसी की मदद करने की। ये भगवान ने हमको चुना है उनकी मदद करने के लिए, तो उसमें हम कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे उसमें। उसमें हर जगह ईमानदारी से काम करना है बस। ये सब मेरे घर के बड़े, मेरे भाई और मेरे माँ बाप ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बड़े पापा, ये सब बड़ी मम्मी, चाचा चाची, ये सब लोग सब बचपन से सीखा है। जब जाके अल्हम्दुलिल्लाह हम ये छोटी मोटी कोशिश करते हैं इधर रहने के बाद, किसी का कुछ काम है, ये है वो। और इस टाइम और ये एक अपील करना चाहूँगा मैं आपके माध्यम के थ्रू कि मेरी संस्था को आप लोग अगर कुछ भी डोनेशन देना चाहते हैं तो मैं नंबर यहाँ पर दूंगा उनको। डोनेशन के लिए आप ऐसा कुछ नहीं कि बहुत लाखों रुपए से दो या हज़ारों से दो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर आप 1 रुपया भी देंगे तो हमारे लिए वो 1000 रुपये के बराबर है, करोड़ रुपये के बराबर है।
मकसद ये है बोलने का इस अपील का कि मेरे संस्था के थ्रू हम लोग बेवा औरतों की शादियों को वो खर्च किया जाता है। दूसरा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके घर पर अनाज पहुंचाया जाता है। तीसरी बात, हमारे संस्था के थ्रू जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, टेक्स्ट बुक्स, मैं 2 साल से वो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो टेक्स्ट बुक्स मैं बच्चों से जमा करता हूँ। जैसे मेरे लास्ट ईयर या जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी 9th में है, 10th में चले गए, तो वो 9th वालों के पास से मैं खुद घर घर जाकर उनके पास से कलेक्ट करता हूँ बुक्स। और वो बुक्स जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं 9th वाले जो नहीं ले सकते, परचेस नहीं कर सकते, मैं ये करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट देता हूँ कि जिस किसी को भी चाहिए मेरे पास मुझे कांटेक्ट करो, आके लेके जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो बेच देते हैं। आप लोग अगर कोई 9th का बच्चा है, 10th में जाने के बाद वो क्या करते हैं, रद्दी वगैरह कचरे कूड़े में डाल देता है, तो वो ना हो, वो हमको दो। इस तरीके से आप डोनेशन करके हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि एकता स्टूडेंट सोशल फाउंडेशन कोंडवा में है और मैं मुजाहिद रैली से उसका प्रेसिडेंट हूँ। और आप मुझे इस हमारी संस्था को डोनेशन करो। ये तो मैं ऊपर के 3 काम बताया जो मेन है, ऐसे बहुत से काम हैं जो हम लोग करते हैं संस्था के थ्रू। तो उसमें आप जैसे लोगों का, पूना वालों का, ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जो सिर्फ नाम के लिए आप लोग खोल कर बैठे हुए हैं, काम कुछ नहीं। एक केला देंगे, 12 लोग फोटो निकालेंगे, तो हम उसमें के नहीं है। हम सिर्फ काम करने वाले हो, किसी का फोटो भी नहीं डालते। हमने इसको मदद किया, उसको मदद किया। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी कानूनी तरीके से तो जिसका फ़ोटो डालना है उसका हम हमारे इसमें फाइल में डालकर रखेंगे। तो इस तरीके से आपको सबको अपील करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि आप ओम के थ्रू भी डोनेशन कर सकते और मुझे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते या ओम के थ्रू भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते। और हमको सब और हम एजुकेशन के अंदर भी काम करते हैं, जैसे कि फीस भरना है, ये है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो नहीं भर पा रहे लेकिन पढ़ने की शौकीन है, तो हम सब लोग ऐसे मिलकर हमारी संस्था मदद करती है। मैं एज एक एकता स्टूडेंट सोशल फाउंडेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ओम के चैनल के माध्यम से आपको सबको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ हेल्प और डोनेट करना है प्लीज़। और दूसरी बात आखिर में ये बोलना चाहूँगा कि ओम कदम और उसकी टीम ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी मैं हमेशा तो एज ए टीचर इनके साथ रहूँगा ही हमेशा। कुछ भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, कुछ राय मशवरा या सजेशन लेना है तो एनी टाइम 24/7 में मेरे एक्स स्टूडेंट हो या अभी के स्टूडेंट हो, मैं तो एक्स स्टूडेंट मानता ही नहीं किसी को। तो मेरे पास एक भी स्टूडेंट आके पढ़ के गया तो मेरा उस ज़िंदगी भर तक स्टूडेंट है। मैं ये चीज़ों को नहीं मानता कि एक्स स्टूडेंट थे, ये थे, नहीं। स्टूडेंट ही है। एक्स कोई एक्स नहीं रहता है, कोई फ्यूचर नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता। एक्स में मानता ही नहीं। क्यों? तो एक दिन भी वो पढ़ के गया, पूरे 6-7 साल मेरे पास पढ़ के जा रहे बच्चे, तो फिर वो एक्स कैसे हुआ? छोड़ के गया, स्कूल से एक्स हो गया, लेकिन स्टूडेंट टीचर का एक्स वाला रिश्ता नहीं है, वो हमेशा का ही हो। जब तक जिसकी जान है, हयाती है, जब तक वो जिंदा है, टीचर हो या स्टूडेंट हो, जब तक वो मेरा स्टूडेंट है, जब तक मैं उसका टीचर हूँ। तो सब लोगों ने मुझे बुलाया है यहाँ पर, तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले आपके फ्यूचर के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़े लाइफ में, अपने पेरेंट्स की भी बातें सुने, लाइफ में इतनी तरक्की हो कि बस अपने नीचे वालों को देखें, हमेशा ऊपर मत देखो, नीचे वालों को देखो और भगवान का शुक्र अदा करते रहो कि हमको साइकिल नहीं, हमारे पास गाड़ी है। उसके पास गाड़ी है तो हमारे पास कार है, भगवान का शुक्र अदा करो। वो रोटी खा रहा है आज एक प्लेट में, हमारे पास रोटी भी है, चावल भी है, दाल भी है, गोश्त भी है, सब है। इसके लिए देखो, फिर ऊपर वाले का शुक्र अदा करो। तो ये छोटी सी बात करके मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। That's it for today, guys. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to our channel. And also, if you think that your story is great and if you think that you are really open to share your thoughts right here on this platform, please email me or DM me on the Insta handle. And of course, if you want, you can also come offline or we can arrange an online session for you. Please see through for coming in, because I need more and more kids to share some more and more beautiful and interesting stories with you guys. Thank you so much. Goodbye. Take care.